नमस्कार। सबसे पहले तो धन्यवाद आपका कि आपने डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज़ को इतना प्यार दिया। वहाँ पर हमने क्वेश्चंस की हेल्प से कंसेप्ट को समझने की कोशिश की थी और काफ़ी हद तक आप और हम उसमें सफल भी रहे। फिर भी अगर आपको किसी टॉपिक में या किसी स्पेसिफिक यूनिट में अगर किसी तरह का कोई डाउट है, तो आप बता दीजिए, हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। उसी सीरीज़ में अब हम प्रोग्रामिंग के कुछ सवाल से जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो सवाल हमें गिवन है कि हु इज नोन एज फादर ऑफ सी लैंग्वेज, कि सी लैंग्वेज का जनक किसे कहा जाता है या सी लैंग्वेज को किसने डेवलप किया था। ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है कि सी लैंग्वेज का जो क्रिएटर है वो कौन है, हम डेनिस रिची। हमें पता है कि सी लैंग्वेज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची एट AT&T Bell Labs USA इन 1972। 1972 के अंदर डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज को क्या किया था, डेवलप किया था। अब जब सी लैंग्वेज को डेवलप 1972 में किया था, लेकिन जो इसका फर्स्ट स्टैंडर्डाइजेशन है, जो इसका फर्स्ट स्टैंडर्डाइजेशन है, फर्स्ट स्टैंडर्ड इसको कब मिला, ठीक है, 1989 में। किसने? आंसी ने, जिसको हम बोलते हैं आंसी सी। कब की बात है ये? आप कहोगे कि 1989 में, जिसको हम कई बार C89 भी बोलते हैं। तो जब हम C89 की बात कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब होता है कि हम आंसी सी की बात कर रहे होते हैं। उसके बाद ISO ने इसको स्टैंडर्डाइज किया, जिसको हम ISO सी बोलते हैं, ठीक है। कब की बात है ये? 1990 की बात है, जिसको हम अक्सर C90 बोलते हैं। इसके बाद भी सी लैंग्वेज के बहुत सारे वेरिएशंस आए। देखिए, C99 जो 1999 में आया, उसके बाद आपका C11 जो आपको 2011 में देखने को मिला था, फिर उसके बाद आपका C17 जो 2018 में आपको देखने को मिला, और उसके बाद आपका C23 जो 2023 में आपको देखने को मिला, और ये सी लैंग्वेज का आपका लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। जो मेजर जो चेंजेस किए गए थे वो कहाँ पर हुए थे? आपके C99 में। यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस हुए थे। तो जो मेजर इंप्रूवमेंट हुए थे, वो मेजर इंप्रूवमेंट आपको कहाँ देखने को मिले थे? C99 में देखने को मिले थे। तो सी लैंग्वेज को किसने डेवलप किया था? डेनिस रिची ने। कहाँ पर? AT&T बेल लैबोरेटरी USA। और इस AT&T का फुल फॉर्म होता है आपके पास अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ। कब? 1972 में। पहला स्टैंडर्ड कौन सा वाला है? तो आंसी स्टैंडर्ड। कब की बात है ये? 1989 की, जिसको हम C89 बोलते हैं। उसके बाद ISO ने इसको स्टैंडर्डाइज किया 1990 में, जिसको हम C90 बोलते हैं। उसके बाद और इसके वर्जन आए, जैसे उसके बाद आया आपका C99 जो 1990 में आया, जहाँ पर बहुत मेजर इंप्रूवमेंट किए गए थे। अब कौन कौन से इंप्रूवमेंट किए गए थे वो आगे हमारे पास सवाल आएगा, उस सवाल में हम उसको डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आपका C11 है, C17 है और C23 है। तो यही हमसे पूछा था यहाँ पर कि सी लैंग्वेज का फादर कौन है। तो पहला ऑप्शन आपके पास बियर्न स्टोस्ट्रप, नहीं, बियर्न स्टोस्ट्रप तो किसके फादर है? C++ के। तो इनको हम बोल सकते हैं फादर ऑफ C++। कब डेवलप किया था उन्होंने C++ को? तो आप कहोगे 1979 में। ध्यान रखना, C++ का जो स्टार्टिंग नेम था वो क्या था? सी विथ क्लासेस। स्टार्टिंग नेम क्या था? सी विथ क्लासेस। और 1983 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया था? C++। किसने डेवलप किया था? बियर्न ने स्टोस्ट्रप्स ने। इसको इस तरीके से आप पढ़ लेना, ठीक है, जैसे बियर्न ने स्ट्रो स्ट्रो, इस तरीके से हम इसको हिंदी में पढ़ते हैं। उसके बाद है डेनिस रिची। यस, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। किसने डेवलप किया था सी लैंग्वेज को? डेनिस रिची ने, और इन्हीं को हम बोलते हैं फादर ऑफ सी लैंग्वेज। उसके बाद आपका जेम्स ए गोसलिंग। तो जेम्स ए गोसलिंग ने तो किसको डेवलप किया था? तो आप कहोगे जावा को इन्होंने डेवलप किया था। कब की बात है ये? 1991 की बात है। ध्यान रखना, जावा का जो फर्स्ट वर्जन था, फर्स्ट वर्जन जिसको हम जावा 1.0 बोलेंगे या फिर JDK 1.0 बोलेंगे, वो कब आया था आपका? 1995 में देखने को मिला था।
यहाँ पर इनका जो पूरा नाम है वो जेम्स आर्थर गॉसलिंग है, ठीक है, जेम्स आर्थर गॉसलिंग। अच्छा ध्यान रखना, इन जो हमारे भाई साहब है डेनिस रिची, इनका भी पूरा नाम कुछ ऐसा है, डेनिस एम रिची, और एम का यहाँ पर मतलब होता है मैक अलिस्टेयर, मैक अलिस्टेयर। आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो, मैक अलिस्टेयर, डेनिस मैक अलिस्टेयर रिची। और डॉक्टर ई एफ कोड है, ठीक है, डॉक्टर ई एफ कोड इज नोन एज फादर ऑफ रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। आप जब डीबीएमएस में कोड रूल पढ़ते होंगे, ठीक है, तो ये कोड रूल वही है, ठीक है, डॉक्टर ई एफ कोड नहीं दिए थे, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं फादर ऑफ रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। और जो ई एफ कोड है, ठीक है, इनका जो पूरा नाम है वो कुछ ऐसा होता है, ई एफ कोड को आप कुछ ऐसे लिख सकते हो, एडगर फ्रैंक कोड, ये इनका पूरा नाम होता है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास, सी वॉज प्राइमरली डेवलप्ड एज, ठीक है, कि सी लैंग्वेज का जो मुख्य रूप से जो उसको डेवलप किया गया था, उसका जो विकास किया गया था वो किस लिए किया गया था। अगर मैं आप से पूछूं कि आज सी लैंग्वेज को किसके लिए डेवलप किया गया है, तो आज जो सी लैंग्वेज है वो एक आपकी जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब है कि सी लैंग्वेज के थ्रू आप सिस्टम प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो, आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बना सकते हो, और इवन आप एम्बेडेड कोडिंग भी यहाँ पर कर सकते हो। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्राइमरली इसको किसके लिए डेवलप किया गया था मुख्य रूप से, तो मुख्य रूप से इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए डेवलप किया गया था। और सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा वाला, तो वो है आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसका मुख्य रूप से विकास किसके लिए किया गया था, या मुख्य रूप से इसको किसके लिए डेवलप किया गया था, तो वो क्या हो जाएगा आपका सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए। हाँ, आज आपका जो सी है वो कैसा आपका जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आप ये लिख सकते हो कि टुडे सी इज जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जनरल पर्पज का मतलब जो वेराइटी ऑफ टास्क के लिए क्या किया जाए, काम में आए, उसको हम जनरल पर्पज बोलते हैं। आप इसको यूं समझ लीजिए कि सपोज करो आपके पास कोई चाकू है, तो चाकू जो इक्विपमेंट है वो आपका जनरल पर्पज है, ठीक है, वो कई काम आता है। लेकिन अगर मैं दूसरा एग्जांपल ले लूं आपके लिए, स्क्रू ड्राइवर, तो स्क्रू ड्राइवर जो है वो आपका स्पेसिफिक पर्पज के लिए बना है, कि या तो स्क्रू को बंद करना है या स्क्रू को हमें क्या करना है, खोलना है। तो इसी तरीके से सी जो है वो आज के समय में कैसा आपका जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दैट मीन्स हम सी लैंग्वेज में सिस्टम प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। अगर सिस्टम प्रोग्रामिंग की बात की जाए तो हम यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं, हम डिवाइस ड्राइवर डिजाइन कर सकते हैं, हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर जैसे कि कंपाइलर है, कंपाइलर को हम डेवलप कर सकते हैं सी लैंग्वेज की हेल्प से। सिमिलरली यहाँ से एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग भी की जा सकती है। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग में सी लैंग्वेज को लेके आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर बना सकते हो। इसके अलावा आप सी लैंग्वेज को लेके किसी भी तरह का, जैसे कि कोई यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी आप सी लैंग्वेज को लेके तैयार कर सकते हो। अगर आपको एम्बेडेड कोडिंग करनी है तो एम्बेडेड प्रोग्रामिंग के लिए भी आप सी लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। जैसे आपको माइक्रो कंट्रोलर डिजाइन करना है, इसके अलावा आपको कोई भी आईओटी सॉफ्टवेयर तैयार करना है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए, ठीक है, तो उस केस में आप किसका यूज कर सकते हो, सी लैंग्वेज का यूज कर सकते हो। बट ओरिजिनली, ठीक है, प्राइमरली ये किसके लिए डेवलप हुआ था, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए। और सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन सा वाला, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इसको डिजाइन किया गया था। तो प्राइमरली डेवलप्ड फॉर सिस्टम
सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन सा वाला है? स्पेशली यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यस, इस सवाल का ये जवाब हो जाएगा। बाकी सी आपका जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी होता है, लेकिन यह प्राइमरीली पूछा था, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। डेटा प्रोसेसिंग का इसका दूर दूर से कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है। क्योंकि ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो चुका है, तो उस केस में आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा। इसके अलावा आप एक और चीज ध्यान रखना कि सी लैंग्वेज जो होता है उसको हम मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। हमें पता है कि आमतौर पे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली हमारी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और दूसरा हमारा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जहां पर आपकी जो कोड लिखा जाता है वो 0-1 की फॉर्मेट में लिखा जाता है, या मैं यूं कहूं कि ऐसा कोड जिसे आपका कंप्यूटर सिस्टम डायरेक्टली समझ सके, ठीक है, किसी भी तरह के लैंग्वेज ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट ना हो, तो उसको हम बोलते हैं लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो जिसमें जो कोड लिखा जाता है वो आमतौर पे इंग्लिश की तरह स्टेटमेंट लिखे जाते हैं, प्रोग्रामर के वो ज्यादा क्लोज होती है एज कंपेयर टू सिस्टम। तो उसको हम क्या बोलेंगे? वहां पर हाई लेवल लैंग्वेज बोलेंगे। लेकिन सी लैंग्वेज कैसा आपका? तो सी लैंग्वेज है आपका मिडिल लेवल लैंग्वेज। मिडिल लेवल लैंग्वेज का मतलब है कैपेबिलिटी तो इसमें किसकी है? लो लेवल लैंग्वेज की, लेकिन फीचर्स किसके हैं? हाई लेवल लैंग्वेज के। मतलब आप हार्डवेयर के साथ इंटरेक्शन कर सकते हो, ठीक है, लेकिन किसके फीचर्स के साथ में? हाई लेवल लैंग्वेज के फीचर्स के साथ में। आप इंग्लिश की तरह स्टेटमेंट लिख के भी सी लैंग्वेज में आप हार्डवेयर डिपेंडेंट कोडिंग कर सकते हो, आप हार्डवेयर के साथ इंटरेक्शन कर सकते हो, आप सिस्टम सॉफ्टवेयर उसमें तैयार कर सकते हो। इसीलिए बोला जाता है कि सी किस टाइप का लैंग्वेज है? आपका मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर ऑप्शन में आपका मिडिल और हाई दोनों है तो प्रायोरिटी किसको देनी है? आपको मिडिल को प्रायोरिटी देनी है। मान के चलो ऑप्शन में लो लेवल और हाई लेवल है, तो उस केस में फिर आपका सी कैसा हो जाएगा? हाई लेवल लैंग्वेज हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, व्हाट इज सी टोकन? कि सी टोकन क्या है? तो हमें पता है कि जब भी हम सी का प्रोग्राम तैयार करते हैं, सोर्स कोड हमारा तैयार हो गया, तो सोर्स कोड तैयार होने के बाद सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो हम उसको क्या करते हैं? कंपाइल करते हैं आफ्टर प्री प्रोसेसिंग, ठीक है। प्री प्रोसेसिंग वाला काम हो चुका है, प्री प्रोसेसर ने अपना काम कर दिया है, जितनी भी हेडर फाइल थी उसको हमारे सोर्स कोड के साथ में अटैच करके एक इंटरमीडिएट फाइल .i एक्सटेंशन से उसने बना दी है। उसके बाद जो हमारा कोड है वो किसके पास जाएगा? कंपाइलर के पास जाएगा। और कंपाइलर सबसे पहले उसको छोटे-छोटे पार्ट्स में क्या करेगा? डिवाइड करेगा, ठीक है, हर एक इंडिविजुअल पोर्शन को रिकॉग्नाइज करने के लिए। और ये जिस फेज में करता है उसको हम बोलते हैं लेक्सिकल एनालिसिस। क्या बोलेंगे हम उसको? लेक्सिकल एनालिसिस, जो आपके कंपाइलर की पहली फेज होती है। और जब वो उसको छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होता है, तो उन्हीं छोटे-छोटे पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर टोकन बोलते हैं। तो यही बात यहाँ पर पूछ रहा है कि द लार्जेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ सी प्रोग्राम, नो, लार्जेस्ट तो नहीं, स्मॉलेस्ट होता है। द बेसिक एलिमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंपाइलर, हाँ ठीक है, क्योंकि जब वो लेक्सिकल एनालिसिस फेज में चलेगा तो उस केस में वो बेसिक एलिमेंट को क्या करता है? वहां पर रिकॉग्नाइज करता है, इंडिविजुअल पोर्शन को रिकॉग्नाइज करता है। तो ये ऑप्शन आपका सही है। अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ सी प्रोग्राम। ये भी ठीक है, स्मॉलेस्ट जो इंडिविजुअल यूनिट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर टोकन बोलते हैं। एंड अगला ऑप्शन हमारे पास, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ सी प्रोग्राम एंड द बेसिक एलिमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंपाइलर बोथ। यस, ये दोनों जो ऑप्शन है वो क्या आपके करेक्ट है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ध्यान रखना, बी और सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, लेकिन ये जो दोनों का कंटेंट है वो आपको किस में मिल गया? डी में मिल गया। तो अब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर सी और डी कोई अलग ऑप्शन होते तो बी भी आपका करेक्ट आंसर था। मान के चलो बी और डी कोई अलग ऑप्शन होते तो उस केस में सी भी आपका क्या था? राइट आंसर था। मान के चलो बी और सी कोई अलग ऑप्शन होते तो उस केस में भी आपका डी क्या है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी हम बात टोकन की करते हैं तो टोकन के रिगार्डिंग हम लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग कंपाइलेशन प्रोसेस कंपाइलर रिकॉग्नाइज या कंपाइलेशन कंपाइलर डिवाइड प्रोग्राम इनटू स्मॉल पार्ट्स नॉन एज टोकन।
आगे हम लिख सकते हैं कि कंपाइलर रिकॉग्नाइज टोकन ड्यूरिंग लेक्सिकल एनालिसिस। कौन से फेज में काम करता है ये? लेक्सिकल एनालिसिस वाले फेज में। और ध्यान रखना, लेक्सिकल एनालिसिस इज द फर्स्ट फेज, इट इज फर्स्ट फेज ऑफ कंपाइलर या कंपाइलेशन प्रोसेस का ये आपका पहला फेज होता है। और कौन कौन से टोकन होंगे आपके पास? तो जैसे कि आपका कीवर्ड है, कीवर्ड्स के अलावा आइडेंटिफायर है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट के अलावा ऑपरेटर है, स्ट्रिंग है, एंड लास्ट में जो आपके स्पेशल सिंबल है। और स्पेशल सिंबल को कई बार हम पंक्चुएशन मार्क भी बोलते हैं, पंक्चुएशन मार्क। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होंगे? आपके आइडेंटिफायर हो जाएंगे। एक चीज आप और ध्यान रखना कि जो आपका वेरिएबल होता है, ठीक है, वेरिएबल इज नॉट considered as separate identifier, सॉरी, सेपरेट टोकन। जो आपका वेरिएबल होता है, वेरिएबल को हम कभी भी सेपरेट टोकन की तरह ट्रीट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जो वेरिएबल का नेम होता है, ठीक है, वो अपने आप में क्या होता है? एक आइडेंटिफायर होता है। वेरिएबल नेम itself is आइडेंटिफायर। ठीक है, अगर आप वेरिएबल को टोकन मानने लग जाओगे तो उसके बाद एरे का नेम भी लड़ाई करने लग जाएगा, फंक्शन का नेम भी लड़ाई करने लग जाएगा। अगर आपने कोई कैरेक्टर एरे बनाया स्ट्रिंग के लिए, ठीक है, तो वहां पर भी लड़ाई हो जाएगी। उन सबको क्या मानना पड़ेगा? आपको टोकन मानना पड़ेगा। इसलिए वही वेरिएबल को आप कभी भी सेपरेट टोकन नहीं करते। बाकी से सवाल नहीं आता, सवाल आता आपका वेरिएबल से कि क्या वेरिएबल को आप टोकन की तरह ट्रीट करोगे? ठीक है, हाँ, वेरिएबल टोकन होता है, लेकिन वो सेपरेट टोकन नहीं होता। वो किसका पार्ट होता है? आपके आइडेंटिफायर का पार्ट होता है। नेक्स्ट सवाल है, विच वन इज रिजर्व वर्ड इन सी लैंग्वेज? ठीक है, तो रिजर्व वर्ड का मतलब यहाँ पर कीवर्ड से हो गया। ठीक है, कि इनमें से कौन सा वाला आपका की रिजर्व वर्ड है या कीवर्ड है? सबसे पहला आपका ऑटोमेटिक। नहीं, ऑटोमेटिक नाम का सी में किसी भी तरह का कोई कीवर्ड नहीं होता है। ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास के लिए जो कीवर्ड होता है वो होता है आपका ऑटो कीवर्ड होता है। इंटीजर नहीं, इंटीजर भी कोई डायरेक्ट कीवर्ड नहीं होता। इंटीजर टाइप के वैल्यू को डील करने के लिए आपके पास इंट कीवर्ड होता है यहाँ पर। कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट बनाने के लिए आप यहाँ पर कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करते हो। किसका यूज करोगे? कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करोगे। क्या वोलेटाइल नाम का कीवर्ड होता है? यस, सी लैंग्वेज में आपके पास वोलेटाइल नाम का कीवर्ड होता है। ठीक है, अभी वोलेटाइल नाम का कीवर्ड का क्या यूज होता है इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले, तो जब भी हम बात कीवर्ड की करेंगे, तो कीवर्ड हम लिख सकते हैं कि इट इज ऑल्सो नोन एज रिजर्व वर्ड। इनको हम क्या बोलते हैं? रिजर्व वर्ड। क्यों बोलते हैं रिजर्व वर्ड? क्योंकि इनका जो मीनिंग होता है वो कंपाइलर को पहले से पता होता है। मीनिंग ऑफ कीवर्ड इज ऑलवेज नोन बाई कंपाइलर। कंपाइलर को पहले से पता होता है कि मान के चलो कहीं पर भी ऑटो कीवर्ड लिखा हुआ है, तो इस ऑटो कीवर्ड के कंटेक्स्ट में क्या काम करना है, ये बात कंपाइलर को पहले से पता होती है। सिमिलरली मान के चलो कहीं पर कॉन्स्ट कीवर्ड लिखा हुआ है, तो कॉन्स्ट कीवर्ड के कंटेक्स्ट में क्या काम करना है, ये बात आपका कंपाइलर को पहले से पता होती है। एक और चीज ध्यान रखना, कीवर्ड के मीनिंग को आप कभी भी नहीं बदल सकते। एक बार पहले से फिक्स है, कंपाइलर पहले से जानता है, आप कभी भी इसके मीनिंग को चेंज नहीं कर सकते। आप लिख सकते हो द मीनिंग ऑफ कीवर्ड इज फिक्स। जो कीवर्ड है उनका जो मीनिंग होता है वो कैसा होता है? फिक्स होता है। आप उसमें किसी भी तरह का कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। और सी लैंग्वेज में जितने भी कीवर्ड होते हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। कीवर्ड
रिटन इन स्मॉल लेटर। हमें ये भी पता है कि सी हमारा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है और केस सेंसिटिव लैंग्वेज में स्मॉल और कैपिटल दोनों को अलग अलग तरीके से क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। इसके अलावा आपके जो कीवर्ड है उसको आप कभी भी एज ए आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते एज ए आइडेंटिफायर? क्योंकि जैसे आप उनको एज ए आइडेंटिफायर यूज करोगे तो इसका मतलब है कि आप उनके मीनिंग को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। मान के चलो आपके पास इन ऑटो नाम का एक पहले से बना बनाया कीवर्ड है। अब आप ऑटो नाम का कोई वेरिएबल बना सकते हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं बना सकते। क्या ऑटो नाम से किसी एरे का नाम रख सकते हो? नहीं रख सकते। क्या ऑटो नाम से किसी फंक्शन का नाम रखा जा सकता है? नहीं रखा जा सकता। क्या ऑटो नाम से किसी पॉइंटर का नाम रखा जा सकता है? बिल्कुल नहीं रखा जा सकता। ठीक है, इसीलिए आप कभी भी कीवर्ड्स को एज ए आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। कीवर्ड कैन नॉट बी यूज एज एन आइडेंटिफायर। आप इनको कभी भी आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं कर सकते। और एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि जो आपका आंशिक सी है, आंशिक सी जिसको आप C89 बोलते हो, और जो आपका ISO-C है जिसको आप C90 बोलते हो, ठीक है, इनमें आपके 32 कीवर्ड्स होते हैं। टोटल कितने कीवर्ड्स होते हैं आपके पास? 32 कीवर्ड्स होते हैं। क्योंकि कई बार ये भी सवाल पूछ लिया जाता है कि सी लैंग्वेज में टोटल कितने कीवर्ड है, तो आप कितने बोलोगे? टोटल 32 कीवर्ड है। ध्यान रखना, अभी क्या C23 में भी 32 कीवर्ड है? नहीं, बढ़ गए हैं, ठीक है। लेकिन जब भी सवाल आएगा तो सवाल हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आंशिक सी या ISO-C स्टैंडर्ड से आता है, मतलब C89 और C90 से आपसे सवाल पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं आपके वोलेटाइल कीवर्ड की। अब वोलेटाइल कीवर्ड को समझे उससे पहले हमें एक बारीक कंसेप्ट को यहाँ पर समझना होगा, ठीक है। देखो, ये आपका प्रोसेसर होता है जिसको आप आमतौर पे CPU बोलते हो, ठीक है। यहाँ पर आपका प्राइमरी मेमोरी होता है, ठीक है। ये आपका प्राइमरी मेमोरी है जिसको आप आमतौर पे रैम बोलते हो, और ये आपका सेकेंडरी मेमोरी है जो आमतौर पे आपका हार्ड डिस्क होता है, ठीक है। कुछ ऐसा ही सिनेरियो होता है, ठीक है। हमें ये भी पता है कि जो हमारा CPU होता है वो कभी भी सेकेंडरी मेमोरी से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करता है। जब भी हमारा प्रोग्राम स्टोर रहता है वो हमेशा कहाँ रहता है? सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर रहता है। अगर हमें उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना है तो हमें उसको कहाँ लाना पड़ेगा? प्राइमरी मेमोरी में लाना पड़ेगा। तो कोई भी प्रोग्राम जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी में था, जैसे वो एग्जीक्यूशन में आएगा वो कहाँ पर आ जाएगा? आपका प्राइमरी मेमोरी में आ जाएगा। अब CPU जो है वो प्राइमरी मेमोरी के साथ इंटरेक्शन कर सकता है, मतलब जो भी डेटा होगा, ठीक है, उस डेटा के साथ इंटरेक्शन वो कहाँ करेगा? आपका प्राइमरी मेमोरी में इंटरेक्शन करेगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सा स्पीड का क्या आता है? मिसमैच आता है। क्योंकि प्राइमरी मेमोरी की जो स्पीड होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू CPU। तो मान के चलो कि CPU को प्राइमरी मेमोरी से कोई डेटा एक्सेस करना है। अब CPU को प्राइमरी मेमोरी से डेटा एक्सेस करने में मान के चलो 1 सेकंड लग रहा है, लेकिन उस डेटा को प्राइमरी मेमोरी को प्रोसेस करने में 10 सेकंड लग रहे हैं। तो उस केस में आपका जो CPU है वो 9 सेकंड के लिए किस स्टेज में चला गया? आइडल स्टेट में चला गया। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए हम यहाँ पर कैश मेमोरी के कांसेप्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है? लेकिन हम उस कांसेप्ट में नहीं जाएँगे। हमें ये पता है कि CPU और प्राइमरी मेमोरी जो हमारा रैम है, ठीक है, उनकी स्पीड में क्या है? मिसमैच है। अब कई बार प्रोग्राम में ऐसा होता है कि जो डेटा होता है वो फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है। मान के चलो आपने कोई लूप चलाया कुछ इस तरीके से कि कब तक चलना है? जब तक फ्लैग में रखा हुआ कंटेंट किसके बराबर हो? 0 के बराबर हो। और यहाँ पर आपको सेट ऑफ स्टेटमेंट लिख रखे हैं जो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो हमें पता है कि जो ये फ्लैग नाम का वेरिएबल है, ये फ्लैग नाम का वेरिएबल बार-बार क्या हो रहा है? यहाँ पर एक्सेस हो रहा है। तो जब बार-बार ये एक्सेस हो रहा है तो CPU इसको बार-बार कहाँ पर जाके एक्सेस करेगा? प्राइमरी मेमोरी में एक्सेस करेगा। जब बार-बार जाके प्राइमरी मेमोरी में एक्सेस करेगा तो उसमें लगने वाला जो वक़्त है वो ज़्यादा होगा। तो बेटर क्या है? CPU इसको अपने पास रख लेता है, और अपने पास जब रख लेता है तो इसका मतलब है कि इसके पास स्मॉल साइज़ की मेमोरी होती है जिनको हम क्या बोलते हैं? रजिस्टर मेमोरी। क्या बोलते हैं जिनको? रजिस्टर मेमोरी। एक और चीज़ ध्यान रखना कि जो रजिस्टर होता है इज़ अ ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप। जो फ्लिप फ्लॉप का ग्रुप होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? रजिस्टर बोलते हैं। और फ्लिप फ्लॉप जो होते हैं वो बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर होते हैं जिनका काम होता है 1 बिट इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखना। 1 बिट इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखना। तो जब भी आप रजिस्टर की बात करते हो तो रजिस्टर आमतौर पे आपका केबी में ही आता है, ठीक है? ऐसा नहीं कि आपने जीबी में यहाँ पर क्या लगा के रख लियो, रजिस्टर लगा के रख लियो, क्योंकि जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो जो डेटा फ्रीक्वेंटली एक्सेस हो रहा है, उस फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा को CPU अपने पास क्या कर लेता है? रजिस्टर में
रख लेता है, ठीक है? यहाँ तक बात ठीक है, उससे होगा क्या? प्रोसेस फास्ट हो जाएगी। लेकिन कुछ वेरिएबल ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनका जो चेंजेज़ होगा, वो अनएक्सपेक्टेड होता है, ठीक है? कि किस टाइम पे वो वेरिएबल क्या हो जाए? चेंज हो जाए। अगर किस टाइम पे वो वेरिएबल चेंज हो जाए, तो ऐसे वेरिएबल को क्या रजिस्टर में रखना चाहिए? तो सीपीयू को बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। जिस वेरिएबल पे हमें रत्ती भर भी भरोसा नहीं है कि उस वेरिएबल की वैल्यू कभी भी चेंज हो सकती है, ठीक है? तो ऐसे वेरिएबल को हमें रजिस्टर में नहीं रखना चाहिए और सीपीयू को स्ट्रिक्टली ये बोलना चाहिए कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू आप अपने पास ना रख के हमेशा कहाँ से एक्सेस करोगे? आप मेमोरी से ही एक्सेस करोगे। हमेशा कहाँ से एक्सेस करोगे? मेमोरी से ही एक्सेस करोगे और अगर आपको ऐसा करना है, तो ऐसा करने के लिए इस वेरिएबल को क्या बनाना पड़ेगा आपको? इस वेरिएबल को आपको बनाना पड़ेगा वोलेटाइल। तो आम तौर पे इसको हमने कुछ इस तरीके से डिक्लेयर किया होगा। मान के चलो कि इंट एंड फ्लैग इस तरीके से हमने इसको डिक्लेयर किया होगा। ऐसा किया होगा तो फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा है तो सीपीयू ने अपने पास रख लिया होगा, रजिस्टर मेमोरी में रख लिया होगा। आप चाहते हो कि नहीं, ये जो फ्लैग नाम का वेरिएबल है, ये अनएक्सपेक्टेडली कभी भी चेंज हो सकता है। जब ऐसा हो सकता है, तो उस केस में इस वेरिएबल को हमें क्या बनाने देना चाहिए? वोलेटाइल। और जैसे ही आप इस वेरिएबल को वोलेटाइल बनाओगे, तो ये सीधा-सीधा कंपाइलर को ये इंस्ट्रक्शन देगा कि इस वेरिएबल को आप यहाँ ना रख के हमेशा कहाँ से एक्सेस करोगे आप? हमेशा इसको आप मेमोरी से ही एक्सेस करोगे। हमेशा आपको जब भी इसकी लेटेस्ट वैल्यू चाहिए होगी, आप कहाँ से लेके आओगे? मेमोरी से ही लेके आओगे। तो जो वोलेटाइल कीवर्ड होता है, उसका कुछ इस तरीके से आप एक लाइन में लिख लीजिए जिससे कि आप भूलो ना। वोलेटाइल इज़ ए कीवर्ड एंड इज़ used to tell the compiler that the value of variable can be changed unexpectedly. ठीक है, ये अनएक्सपेक्टली क्या होगा? वैल्यू चेंज होगी। अब वो किसकी वजह से हो सकता है? मान के चलो किसी इंटरप्ट की वजह से ऐसा हो रहा हो। ठीक है, मान के चलो कोई अदर प्रोग्राम है, वो अदर प्रोग्राम उसकी वैल्यू को क्या कर रहा हो? चेंज कर रहा हो। रीजन चाहे कुछ भी हो रहा हो, ठीक है, लेकिन आप का जो वेरिएबल है, उस वेरिएबल की जो वैल्यू है, ठीक है, वो अनएक्सपेक्टली क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो फिर ऐसे वेरिएबल को आपको क्या बना देना चाहिए? वोलेटाइल बना देना चाहिए। ध्यान रखना, जब तक आप वोलेटाइल नहीं बनाओगे, ठीक है, तब तक जैसे कोई वेरिएबल फ्रीक्वेंटली एक्सेस हो रहा होगा, उसको जो आपका सीपीयू है वो अपने पास रख लेता है। किसके लिए रख लेता है? ठीक है, कि आपकी जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को क्या किया जाए? स्मूथ किया जाए, ठीक है, कि उसमें लगने वाला जो वक़्त है वो कैसा रहे आपका? कम रहे। तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं यहाँ पर? वोलेटाइल कीवर्ड का यूज़ करते हैं। सिंपली वेरिएबल का जैसा डिक्लेरेशन होता है, वैसा ही डिक्लेरेशन होता है। बस नाम से पहले हम क्या लगा देते हैं यहाँ पर? डेटा टाइप से पहले हम क्या लिख देते हैं यहाँ पर? वोलेटाइल लिख देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा वोलेटाइल, वोलेटाइल के बाद में जैसे कोई डेटा टाइप इंट और उसके बाद वेरिएबल फ्लैग और मान के चलो उसमें डेटा हमने क्या रख दिया? टेक्स्ट। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? सी लैंग्वेज में वोलेटाइल की वेरिएबल बनाते हैं। मैं यहाँ टिक कर दिया था कि नहीं आंसर के? यस, ठीक है। तो ऑटोमेटिक जो है उसके लिए ऑटो कीवर्ड होता है, इंटीजर के लिए इंट कीवर्ड होता है और कांस्टेंट बनाने के लिए आपका कॉन्स्ट कीवर्ड होता है। ध्यान रखना, जो ये ऑटोमेटिक है ये आपका स्टोरेज क्लास है। क्या आपका स्टोरेज क्लास है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो क्लास है उससे आप बिल्कुल भी इसको रिलेट करने की कोशिश मत करना। यहाँ पर क्लास का मतलब सिर्फ कैटेगरी है और आपके जो वेरिएबल होते हैं टोटल 4 कैटेगरी के हो सकते हैं। मतलब सी लैंग्वेज में टोटल 4 स्टोरेज क्लासेस हो सकती है। पहला आपका ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास, ठीक है, जो कि आपकी डिफ़ॉल्ट स्टोरेज क्लास होती है। जब भी आप वेरिएबल बनाते हो, अगर किसी भी तरह की स्टोरेज क्लास मेंशन नहीं करते हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका जो वेरिएबल है वो किस स्टोरेज क्लास से बिलॉन्ग करता है? ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास से बिलॉन्ग करता है। इसके अलावा आपका रजिस्टर स्टोरेज क्लास होता है, आपका स्टैटिक स्टोरेज क्लास होता है और आपका एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास होता है। ठीक है। हमें पता है कि ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास के लिए आप ऑटो कीवर्ड का यूज़ करते हैं, रजिस्टर के लिए आप रजिस्टर कीवर्ड का यूज़ करते हैं, स्टैटिक के लिए आप स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करते हैं और एक्सटर्नल के लिए आप एक्सटर्न कीवर्ड का यूज़ करते हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिफायर इन
सी, कि जब भी आप सी लैंग्वेज में आइडेंटिफायर बनाओगे तो उनके नियम क्या-क्या है, ठीक है? तो अल्फ़ाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर, क्या अल्फ़ाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर उसमें हो सकते हैं? तो जवाब होगा यस, बिल्कुल हो सकते हैं। सी लैंग्वेज में जब भी आप आइडेंटिफायर बनाओगे, कैन स्टार्ट विथ अंडरस्कोर, क्या सी लैंग्वेज में आइडेंटिफायर अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है? यस, बिल्कुल हो सकता है, मतलब दोनों आपके यहाँ पर करेक्ट है। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अब अगर बात हम आइडेंटिफायर की करें, ठीक है, तो इसके आप रूल भी लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि आगे भी कई सारे सवाल इससे रिलेटेड आएंगे। तो आइडेंटिफायर का सिंपल सा मतलब होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स बिकम्स एन आइडेंटिफायर। जब आप लेटर्स का समूह बनाते हो तो वो समूह क्या बन जाता है आपका? आइडेंटिफायर बन जाता है, आपका एक पहचान का शब्द बन जाता है। एंड आइडेंटिफायर्स आर नेम्स गिवन टू वेरियस प्रोग्राम एलिमेंट। जो प्रोग्राम के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उनको नेम प्रोवाइड करवाने का काम किसका होता है? आपका आइडेंटिफायर का होता है। और वो प्रोग्राम के एलिमेंट कौन-कौन से हो सकते हैं? आपका वेरिएबल हो सकता है, आपका एरे हो सकता है, आपका पॉइंटर हो सकता है, फंक्शन हो सकता है, ठीक है? इसके अलावा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, ठीक है? मतलब कि जहाँ पर भी बात आइडेंटिफायर की आएगी, ठीक है? उनको जो नेम प्रोवाइड करवाने का काम है, ठीक है? वही क्या होता है? आपका आइडेंटिफायर होता है। और जब भी आप प्रोग्राम के एलिमेंट को नेम प्रोवाइड करवाओगे, तो उस केस में आप कुछ खास नियम का क्या रखोगे? ध्यान में रखोगे। आप इस बात को ऐसे समझ लीजिए, ठीक है? कि जैसे मान के चलो कोई नए बच्चे का जन्म हुआ और जब नए बच्चे का नामकरण हम करते हैं, तो उस टाइम पे भी हम क्या करते हैं? कुछ नियम कायदों को फॉलो करते हैं, ठीक है? और उन्हीं नियम कायदों के बेसिस पे हम क्या करते हैं? उस बच्चे का नामकरण करते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि बच्चा पैदा हुआ, बोले क्या नाम है? बोले बच्चे का नाम @123 है, ठीक है? ऐसा तो कभी होगा नहीं कि जब भी हम नेम प्रोवाइड करवाएँगे, तो उस टाइम पे भी हम किन्हीं खास नियमों को ध्यान में रखते हैं। सिमिलरली जब भी सी के प्रोग्राम में आइडेंटिफाई लिखने की बारी आएगी, तो तब भी हम क्या करेंगे? कुछ नियमों को ध्यान में रखेंगे। और वो नियम कौन-कौन से आपके? रूल्स फॉर राइटिंग आइडेंटिफायर। वो रूल्स कौन-कौन से हैं? तो देखो, पहला रूल जो है, वो है कि जो फर्स्ट कैरेक्टर है या फर्स्ट लेटर आप लिख लीजिए, फर्स्ट लेटर मस्ट बी अल्फाबेट और अंडरस्कोर। कि जो आपका जो पहला लेटर होगा, ठीक है? वो पहला लेटर या तो अल्फाबेट होगा या फिर आपका अंडरस्कोर होगा। हाँ, अल्फाबेट में वो आपका ए टू जेड में से कुछ भी हो सकता है, या फिर वो आपका ए टू जेड में से कुछ हो सकता है। स्मॉल लेटर वाला भी हो सकता है और कैपिटल लेटर वाला भी हो सकता है। और इसके अलावा आप किसका यूज़ कर सकते हो? अंडरस्कोर का आप यूज़ कर सकते हो। आप कन्फ्यूज़ मत होना, ठीक है? जो बीच में आता है, ठीक है, वो हाइफ़न होता है। और जो बॉटम साइड में आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर अंडरस्कोर बोलते हैं। जो बीच में होता है, इसको हम हाइफ़न बोलते हैं, ठीक है? जो माइनस वाला सिंबल होता है, सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ होता है। और ये होता है हमारे पास अंडरस्कोर। तो जो आपका पहला लेटर होगा, या तो वो अल्फ़ाबेट होगा या फिर वो आपका अंडरस्कोर होगा। एक बार पहला लेटर आपका फिक्स हो गया, तो फिर आप सेकंड कैरेक्टर से क्या-क्या कर सकते हो? फ्रॉम सेकंड लेटर onwards, any combination of any combination of alphabet, digits and underscore is allowed। नियम आपको समझ में आया होगा कि पहला जो लेटर है वो या तो अल्फाबेट होगा या अंडरस्कोर होगा। पहला फिक्स हो गया, तो उसके बाद सेकंड कैरेक्टर से आगे आप अल्फाबेट, डिजिट्स और अंडरस्कोर के कॉम्बिनेशन का आप यूज़ कर सकते हो। डिजिट मतलब आप 0 से लेके 9 तक के डिजिट को आप यूज़ कर सकते हो। क्या जब भी आप आइडेंटिफायर बनाओगे तो आइडेंटिफायर का पहला लेटर डिजिट हो सकता है? तो आपका जवाब होगा नहीं, बिल्कुल भी पहला लेटर आपका कभी भी डिजिट नहीं हो सकता। पहला लेटर तो आपका अल्फाबेट या अंडरस्कोर में से ही होगा। हाँ, सेकंड कैरेक्टर से आप डिजिट, अल्फाबेट और अंडरस्कोर इन तीनों के कॉम्बिनेशन का आप यूज़ कर सकते हो। क्या अंडरस्कोर एक से ज़्यादा बार लिखा जा सकता है आइडेंटिफायर में? यस, कई बार लिखा जा सकता है, किसी भी तरह की कोई रोक-टोक नहीं है। और अगला जो रूल है, वो है हमारे पास कि अंडरस्कोर के अलावा आप और किसी भी अदर स्पेशल सिंबल को यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। अदर देन अंडरस्कोर
other than underscore, no any other special symbol is allowed. Special symbol is allowed कि आप अंडरस्कोर के अलावा और किसी भी अदर स्पेशल सिंबल को आप एज ए आइडेंटिफायर में यूज नहीं कर सकते। और जो आखिरी नियम है वो आखिरी नियम हम कीवर्ड में भी देख के आए थे कि कीवर्ड्स आपके कभी भी एज ए आइडेंटिफायर आप यूज नहीं कर सकते। तो कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड, ठीक है, कीवर्ड को आप कभी भी आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं कर सकते। तो अब आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा कि अल्फाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर का यूज किया जा सकता है। यस, बिल्कुल किया जा सकता है। अब यहाँ पर स्पेशली ये नहीं बोला कि किस पोजीशन में किया जा सकता है, लेकिन अल्फाबेट, डिजिट्स और अंडरस्कोर, क्या इन तीनों को आइडेंटिफायर में लिखा जा सकता है? यस, बिल्कुल लिखा जा सकता है। और क्या वो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है? यस, वो अंडरस्कोर और अल्फाबेट दोनों से स्टार्ट हो सकता है। तो इस केस में हमारा फर्स्ट और सेकंड है वो दोनों क्या है यहाँ पर ट्रू है जब हम रूल्स की बात करते हैं तब। अगला सवाल हमारे पास, इन सी प्रोग्राम वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विद, कि आपका वेरिएबल का जो नाम है वो किससे स्टार्ट नहीं हो सकता? क्या अल्फाबेट से स्टार्ट नहीं हो सकता? यस, वो तो अल्फाबेट से तो बिल्कुल स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये तो हमारी नजर में क्या है ट्रू। अब मैं ट्रू फॉल्स इस कंटेक्स्ट में नहीं बोल रहा हूं, मैं ट्रू फॉल्स इस कंटेक्स्ट में बोल रहा हूं कि हाँ, जब भी हम आइडेंटिफाई लिखेंगे, जब भी हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो उसके अंदर आपके अल्फाबेट से वो स्टार्ट हो सकता है। क्या वो नंबर से स्टार्ट हो सकता है? नहीं, वो नंबर से कभी भी स्टार्ट नहीं हो सकता। अभी भी हम सीख के आए हैं। ए स्पेशल सिंबल अदर देन अंडरस्कोर, क्या अंडरस्कोर के अलावा और किसी स्पेशल सिंबल से स्टार्ट हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है। यही तो बात हमने सीखी, ठीक है। तो यहाँ पर बोला था कैन नॉट स्टार्ट, मतलब फॉल्स ही पूछ रहा था, तो ये भी फॉल्स है, ये वाला भी फॉल्स है। अगला ऑप्शन देखते हैं हमारे पास, ए नंबर एंड स्पेशल सिंबल अदर देन अंडरस्कोर। अब जो दोनों ऑप्शन थे वो दोनों यहाँ पर दे दिए। यस, ऑफ कोर्स ये आपका फॉल्स है। कभी भी आपका जो वेरिएबल का नाम है वो ना तो कभी किसी नंबर से, मतलब डिजिट से स्टार्ट हो सकता, और ना ही किसी ऐसे स्पेशल सिंबल से स्टार्ट हो सकता जो अंडरस्कोर नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन जो डी है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं कि द टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड अवेलेबल इन सी लैंग्वेज, कि सी लैंग्वेज में टोटल कितने कीवर्ड्स है। तो अभी अभी हम कीवर्ड पढ़ के आए हैं, और जब हमने कीवर्ड को डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि जब भी बात यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड की जाएगी तो इसका मतलब कि वो किसकी बात कर रहा है? या तो सी 89 की बात कर रहा है या सी 90 की बात कर रहा है। और सी 89 और सी 90 में टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स कितने? तो आप कहोगे टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड यहाँ पर कितने हैं आपके? 32 कीवर्ड है। तो देखो ऑप्शन में, यस, ऑप्शन सी जो है वो आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अब जो ये 32 कीवर्ड है ना, ये 32 कीवर्ड आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो कहीं से किसी भी तरीके से पूछ सकता है। या तो ये पूछ लेगा कि फलाना कीवर्ड है या नहीं है, या जब आपसे किसी वैलिड वेरिएबल के नाम को टेस्ट करवाएगा तब वो उनमें क्या कर देगा, किसी न किसी कीवर्ड को दे देगा। जैसे अभी भी हमने एक सवाल देखा था, ठीक है, जहाँ पर ये पूछा था कि इनमें से कौन सा कीवर्ड है, ठीक है, और आखिरी में ऑप्शन था हमारे पास वोलेटाइल। तो उसी तरीके से आपको इनको पता होना चाहिए। टोटल 32 है, वैसे रटने की कोशिश करोगे कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। आप इनको कैटेगरी वाइज कर लीजिए कि कौन कौन सी कैटेगरी में कौन कौन से कीवर्ड्स आपके आते हैं। तो मान के चलो मैं प्रिमिटिव डेटा टाइप से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड है उनको एक साथ लिख देता हूँ। प्रिमिटिव का मतलब जो बिल्ट इन डेटा टाइप है, आपको जो रेडीमेड फॉर्म में मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं एक कॉलम बना देता हूँ कि रिलेटेड टू प्रिमिटिव डेटा टाइप। और प्रिमिटिव डेटा टाइप को क्या क्या बोलते हो आप? बिल्ट इन डेटा टाइप भी बोलते हो। कौन कौन से हैं? आपका केयर है, इंट है, फ्लोट है, डबल, इसके अलावा आपके कुछ मॉडिफायर है, साइन, अनसाइन, शॉर्ट, लॉन्ग, और जिसका कोई डेटा टाइप नहीं होता उसका डेटा टाइप होता है आपका वॉइड। तो ये जितने भी आपके कीवर्ड है, ठीक है, वो किससे रिलेटेड है? प्रिमिटिव डेटा टाइप से रिलेटेड है। ऐसे कुछ कीवर्ड ऐसे हैं जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप से रिलेटेड है, तो मैं यहाँ सीधा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप लिख दे रहा हूँ। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हमारे पास सी जैसी लैंग्वेज में 4 होते हैं। स्ट्रक्चर, जिसके लिए कौन सा कीवर्ड होता है आपका? स्ट्रक्ट कीवर्ड होता है। यूनियन के लिए आपका यूनियन कीवर्ड होगा। एनुमरेशन के लिए एनएम कीवर्ड होगा। और टाइप डेफिनेशन के लिए आपका टाइप डेफ नाम से यहाँ पर कीवर्ड होता है। इसके अलावा हमारे पास इफ एल्स जैसे कंट्रोल स्टेटमेंट है, और
व्हाइल फॉर जैसे हमारे पास क्या है, यहाँ पर लूप कंट्रोल स्टेटमेंट है, तो हम डायरेक्टली एक कंट्रोल स्टेटमेंट नाम का कॉलम बना लेते हैं रिलेटेड टू कंट्रोल स्टेटमेंट। और कंट्रोल स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ कीवर्ड है हमारे पास, जैसे इफ, एल्स है, स्विच, केस, डिफॉल्ट, ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू, रिटर्न, के अलावा आपका फोर, वाइल, टू, ये सारे के सारे जो कीवर्ड है वो किससे रिलेटेड है, आपके कंट्रोल स्टेटमेंट से रिलेटेड है। इसके अलावा अगर हम कैटेगरी बनाना चाहें, ठीक है, तो कैटेगरी बन सकती है हमारी स्टोरेज क्लासेस की, रिलेटेड टू स्टोरेज क्लासेस। और हमें पता है कि 4 स्टोरेज क्लासेस होती है हमारे पास, ऑटोमेटिक के लिए ऑटो कीवर्ड, स्टैटिक के लिए स्टैटिक कीवर्ड, रजिस्टर के लिए रजिस्टर कीवर्ड, और जो हमारा एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल के लिए एक्सटर्न कीवर्ड। और इसके अलावा कुछ अदर पर्पज के लिए भी यूज होते हैं, जैसे आपका साइज ऑफ है, कॉन्स्ट कीवर्ड है। तो मैं इनको अदर पर्पज नाम से एक कॉलम बना देता हूं। अदर पर्पज में आपका कॉन्स्ट कीवर्ड है, साइज ऑफ कीवर्ड है, और आपका वोलेटाइल कीवर्ड है। ये सारे के सारे किस कैटेगरी में जाएंगे, तीनों अदर पर्पज की कैटेगरी में जाएंगे। एक बार देख लेते हैं कि 32 हो गए या कुछ मिस हो गया, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो ये टोटल कितने हो गए, 9। यहाँ से टोटल है 3, यहाँ से टोटल है 4, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, कितने हो गए, 12 हो गए यहाँ से, और यहाँ से आपके 4 हो गए। तो 9 और 3 12, 12 24 और 4 28 और 4 32, तो टोटल कितने कीवर्ड हो गए आपके पास, 32 कीवर्ड हो गए, जो किसमें है, आपके सी लैंग्वेज में है। इस तरीके से आप कैटेगरी वाइज इनको याद रखोगे तो याद रखना आसान हो जाएगा कि ये सारे के सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप से रिलेटेड है, ये सारे के सारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप से रिलेटेड है, ये सारे के सारे कंट्रोल स्टेटमेंट से रिलेटेड है, जहां पर सिलेक्शन स्टेटमेंट और लूप कंट्रोल स्टेटमेंट दोनों आ गए। जैसे आपका फॉर लूप हो गया, वाइल लूप हो गया और डू वाइल लूप हो गया, तो ये तीनों आपके किसके लिए, लूप के लिए यूज हो गए। इसके अलावा जो आपके जो जंपिंग स्टेटमेंट होते हैं, जंपिंग स्टेटमेंट में आपका ब्रेक आ गया, कंटिन्यू आ गया, गो टू आ गया, ये तीनों किस में चले जाएंगे, आपके जंपिंग स्टेटमेंट में चले जाएंगे। ऐसे ही जब हम फंक्शन के अंदर से जब प्रोग्राम के कंट्रोल को भेजते हैं, तो उस केस में हम किसका यूज करते हैं, रिटर्न का यूज करते हैं। इफ एल्स के लिए हम इफ एल्स का यूज करेंगे। स्विच के लिए हमारे पास है कि स्विच केस का जब भी हम यूज करते हैं तो आमतौर पे हम 4 कीवर्ड का उसके अंदर यूज करते हैं। स्विच हो गया, केस हो गया, डिफॉल्ट हो गया और ब्रेक हो गया। हालांकि ब्रेक का यूज हम लूप के साथ में भी कर सकते हैं। और 4 तरह की स्टोरेज क्लास हमारे पास होती है, ऑटोमेटिक, स्टैटिक, रजिस्टर और एक्सटर्नल। तो यहाँ पर यही सवाल हमसे पूछा था कि टोटल कितने कीवर्ड अवेलेबल है, तो हम कहेंगे टोटल 32 कीवर्ड यहाँ पर अवेलेबल है। अगला सवाल है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड नेम ऑफ वेरिएबल इन सी प्रोग्रामिंग, कि इनमें से कौन सा सी प्रोग्रामिंग में एक वैलिड वेरिएबल नेम है। और वैलिड वेरिएबल नेम का मतलब है कि ऐसा नाम जो आइडेंटिफायर के रूल्स को क्या करता हो, फॉलो करता हो। तो जो आइडेंटिफायर के रूल्स को फॉलो करता हो उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर वैलिड वेरिएबल नेम बोलेंगे। तो क्या फोर एक वैलिड वेरिएबल का नेम है, नहीं हो सकता, क्योंकि फोर क्या आपका कीवर्ड है, फोर क्या आपका कीवर्ड है। और कीवर्ड को आप कभी भी एज ए आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। क्या रिटर्न हो सकता है, नहीं, रिटर्न बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि रिटर्न भी आपका क्या है, यहाँ पर कीवर्ड है। क्या डिफॉल्ट हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, डिफॉल्ट भी क्या आपका कीवर्ड है। और कीवर्ड को आप कभी भी एज आइडेंटिफायर यूज या कभी भी एज ए वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। क्या रोल नंबर, यस, रोल नंबर बिल्कुल हो सकता है। देखो रूल, पहला रूल क्या कहता है कि जो आपका पहला कैरेक्टर है या तो वो अल्फाबेट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर के अल्फाबेट है, यस। उसके बाद सेकंड कैरेक्टर से आप अल्फाबेट, अंडरस्कोर और डिजिट का आप यूज कर सकते हो। और आपने किन के कॉम्बिनेशन का यूज किया है, केवल और केवल आपने अल्फाबेट के कॉम्बिनेशन का यूज किया है। इसलिए आपका जो ऑप्शन डी है वो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रोल नंबर नाम का आप वेरिएबल यहाँ पर बना सकते हो। ध्यान रखना, अंडरस्कोर के अलावा और कोई भी स्पेस सिंबल अलाउड नहीं है, इवन स्पेस भी आपका अलाउड नहीं है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। लिखा है कि द साइज ऑफ डेटा टाइप डबल इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि जो आपका डबल डेटा टाइप है, प्रिमिटिव में जो आपका डबल डेटा टाइप है, वो डबल डेटा टाइप
मेमोरी में कितने बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। अब वो कितने बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा वो तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप कौन से वाले कंपाइलर को यूज कर रहे हो। और सौभाग्य की बात ये है कि जो आपका डबल डेटा टाइप होता है, वो डबल डेटा टाइप आपका चाहे 16 बिट आर्किटेक्चर की बात करो या फिर 32 बिट आर्किटेक्चर की बात करो, दोनों में ही जो मेमोरी करता है वो सेम ऑक्यूपाई करता है, और वो मेमोरी होती है आपकी 8 बाइट। कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करता है वो? 8 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। बाकी के लिए भी मैं एक छोटी-सी टेबल बना देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा-सा समझने में आसानी रहे। कि अगर मैं 16 बिट कंपाइलर की बात करूँ, तो 16 बिट कंपाइलर में जो आपका कैरेक्टर होता है, कितने बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है? तो आप कहोगे 1 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। जो आपका इंटीजर है, वो कितने बाइट मेमोरी? तो 2 बाइट मेमोरी। जैसे आपका जो शॉर्ट इंट है, शॉर्ट इंट मेमोरी में कितने बाइट? अगेन शॉर्ट इंट 2 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, क्योंकि जो आपका 16 बिट आर्किटेक्चर है, 16 बिट आर्किटेक्चर में जब आप शॉर्ट कीवर्ड लिखते हो तो किसी भी तरह का कोई इम्पैक्ट नहीं आता है, और आप 32 बिट आर्किटेक्चर में जब आप लॉन्ग कीवर्ड लिखते हो तो उस केस में वहां पर किसी भी तरह का कोई इम्पैक्ट नहीं आता। तो शॉर्ट इंट भी मेमोरी में कितने बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा? 2 ही बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। इसके अलावा जो आपका लॉन्ग इंट है, लॉन्ग इंट यहाँ 4 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। आपका फ्लोट है, फ्लोट 8 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। आपका जो डबल है, डबल सॉरी 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 फ्लोट आपका 4 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। लॉन्ग इंटीजर 4 बाइट, फ्लोट भी आपका 4 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। डबल आपका 8 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। और जो लॉन्ग डबल है, लॉन्ग डबल आपका 10 बाइट मेमोरी यहाँ से ऑक्यूपाई करेगा। किसकी बात हो रही है? 16 बिट आर्किटेक्चर की बात हो रही है। और अगर आप 32 बिट आर्किटेक्चर की बात करो, तो 32 बिट आर्किटेक्चर में अगेन आपका जो कैरेक्टर होता है, यहाँ पर 1 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। का जो इंटीजर होता है, इंटीजर यहाँ पर 4 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। जो शॉर्ट इंट है, शॉर्ट इंट यहाँ पर 2 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। जो आपका लॉन्ग इंट है, लॉन्ग इंट यहाँ पर 4 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। और जब आप 2 बार लॉन्ग लिखते हो, दैट मीन्स लॉन्ग लॉन्ग इंट, ठीक है, तब उस केस में वो 8 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। ध्यान रखना, ये लॉन्ग लॉन्ग लिखने वाला जो फीचर्स है, वो आपको C99 में देखने को मिला था कि आप डबल टाइम क्या लिख सकते हो? लॉन्ग लिख सकते हो। इसके अलावा जो फ्लोट है, वो आपका 4 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। जो आपका डबल है, डबल यहाँ पर भी 8 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। जो आपका लॉन्ग डबल है, जो आपका लॉन्ग डबल यहाँ से 12 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। और कई ऑनलाइन कंपाइलर तो आजकल 16 बाइट भी इसकी साइज बताने लग गए हैं, ठीक है। लेकिन जब आप टर्बो जैसे जब आप जीसीसी कंपाइलर का यूज करते हो और वहां पर जब आप साइज ऑफ ऑपरेटर लगा के चेक करते हो, तो वहां पर आपको 12 बाइट देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 16 बिट पे लॉन्ग डबल होता है वो 10 बाइट का होता है, और 32 बिट में जो आपका लॉन्ग डबल होता है वो 12 बाइट का होता है। हमसे किसका बारे में पूछा था? हमसे डबल के बारे में पूछा था। और डबल दोनों में ही कितने बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है? तो आप कहोगे डबल दोनों में 8 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिमिटिव डेटा टाइप इन सी लैंग्वेज, कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है। तो देखो कि जब भी हम किसी प्रोग्राम की बात करते हैं, तो प्रोग्राम का जो मेन टास्क होता है वो होता है डेटा को रीड करना, डेटा को प्रोसेस करना, और उसके बाद हमें एज ए रिजल्ट या एज ए आउटपुट हमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देना। अब जब प्रोग्राम आपका डेटा को डील कर रहा होता है, तो उस केस में जो डेटा होता है वो कई नेचर का होता है। जैसे मान के चलो मैंने बोला 23, अब 23 जो है वो अलग नेचर का है, ये बिना पॉइंट वाली वैल्यू है जिसको हम इंटीजर बोलते हैं। मान के चलो हमने बोला 65.30, तो ये अलग नेचर का डेटा है, ठीक है, क्योंकि इसमें पॉइंट वाले नंबर आ रहे हैं। हमने बोला सुरेश, ठीक है, तो ये ग्रुप ऑफ कैरेक्टर आ रहा है, ये अलग तरह का डेटा है। तो जब डेटा आता है तो वो बहुत सारी वैरायटी में आता है। जब बहुत सारी वैरायटी में आता है, तो उस डेटा को डील करने के लिए हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ सेट ऑफ डेटा टाइप हमें पहले से मिलते हैं, ठीक है। तो जो डेटा टाइप होते हैं, ठीक है, उनको आम तौर पे सी लैंग्वेज में हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जब भी हम डेटा टाइप की बात करते हैं, तो सी लैंग्वेज में डेटा टाइप को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली जो कैटेगरी है उसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप। और प्रिमिटिव डेटा टाइप का एक दूसरा नाम होता है बिल्ट इन डेटा टाइप।
बिल्ट इन डेटा टाइप, और इन्हीं को आप रेडीमेड डेटा टाइप भी बोल दीजिए, ठीक है। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप में आपके पास अगर कैरेक्टर को डील करना है, तो कैरेक्टर को डील करने के लिए आपका कैरेट टाइप का कीवर्ड आपको मिलता है, ठीक है, जिसकी हेल्प से आप कैरेक्टर को डील कर सकते हो। अगर आपको इंटीजर को डील करना है, मतलब बिना पॉइंट वाले नंबर को, तो उसके लिए आपको यहाँ पर इंट कीवर्ड मिलता है। अगर आपको रियल नंबर को डील करना है, रियल नंबर मतलब पॉइंट वाले नंबर को डील करना है, तो ऐसा करने के लिए आपको दो कीवर्ड यहाँ पर मिलते हैं। एक आपको फ्लोट मिलेगा और दूसरा आपको डबल मिलेगा। और हमें पता है कि जब किसी भी तरह का कोई डेटा टाइप नहीं होता, उस केस में हमारे पास यहाँ पर वॉइड होता है, तो वॉइड को भी आप बिल्ट इन डेटा टाइप की कैटेगरी में ही रख लीजिए। जो दूसरे होते हैं उनको आप बोलते हो डिराइव्ड डेटा टाइप। क्या बोलते हो? डिराइव्ड डेटा टाइप। और जो डिराइव्ड डेटा टाइप होते हैं वो आमतौर पे आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप से क्या होते हैं, डिराइव्ड होके आते हैं। जैसे एरे है, पॉइंटर है एंड फंक्शन है। ये सारे के सारे किस कैटेगरी में जाते हैं? आपके डिराइव्ड डेटा टाइप की कैटेगरी में जाते हैं। और तीसरे नंबर पे आपको देखने को मिलता है यहाँ पर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को आप कई बार क्या बोल देते हो? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। एक प्रिमिटिव और दूसरे वाले नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव बिल्ट इन, नॉन प्रिमिटिव यूजर डिफाइंड। और इस कैटेगरी में आपके पास सी लैंग्वेज में टोटल 4 होते हैं। स्ट्रक्चर के लिए आप स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करते हो, यूनियन के लिए आप यूनियन कीवर्ड का यूज करते हो, एनुमरेशन के लिए आप एनएम कीवर्ड का यूज करते हो, और टाइप डेफ एलियास के लिए आप टाइप डेफ कीवर्ड का यहाँ पर यूज करते हो। हमसे यही पूछा गया था कि इनमें से कौन सा वाला आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है, मतलब बिल्ट इन डेटा टाइप नहीं है। सबसे पहला है बूलियन। क्या बूलियन यहाँ पर प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है? ठीक है, पहली नजर में ऐसा लग रहा है कि नहीं, प्रिमिट जो बूलियन है वो आपका यहाँ पर प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है, क्योंकि प्रिमिटिव डेटा टाइप में आपका कैर है, इंट है, फ्लोट है, डबल है। ये आमतौर पे है, चाहो तो आप किसको इंक्लूड कर लीजिए, वर्ड को भी आप इंक्लूड कर लीजिए। तो क्या बूलियन होता है? शुरुआत में तो नहीं होता था, लेकिन जो आपका C99 है, C99 के बाद में आपको एक नया डेटा टाइप इंट्रोड्यूस हुआ, जिसको आप बोलते हो अंडरस्कोर बूलियन। क्या बोलते हो आप? अंडरस्कोर बूलियन, जिसका काम होता है 0 और 1 को डील करना, मतलब ट्रू फॉल्स को डील करने के लिए एक नया डेटा टाइप इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। अब जब नया डेटा टाइप इंट्रोड्यूस किया गया C99 में, तो वो आपका बूलियन डेटा टाइप है यहाँ पर, ठीक है। तो फिलहाल इसको तो आप क्या बोलोगे? प्रिमिटिव डेटा टाइप ही बोलोगे। उसके बाद है बाइट। क्या बाइट नाम से यहाँ पर कोई प्रिमिटिव डेटा टाइप है? फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, सीधा सीधा नहीं। हाँ, जावा जैसी लैंग्वेज में आपको बाइट नाम का प्रिमिटिव डेटा टाइप मिलता है, लेकिन सी जैसी लैंग्वेज में बाइट नाम का प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं मिलता है। लेकिन अगर आपको बाइट को डील करना, मतलब 8 बिट को डील करना है, तो सी जैसी लैंग्वेज में आप आमतौर पे किसका यूज करते हो? कैरेक्टर का। किसका यूज करते हो आप? कैरेक्टर का यूज करते हो। तो आप कह सकते हो कि हाँ, ये वाला काम भी इससे हो जाएगा, कैरेक्टर से हो जाएगा। उसके बाद आपका स्ट्रिंग। क्या स्ट्रिंग? नहीं, स्ट्रिंग तो आपका किस कैटेगरी में जाएगा? डिराइव्ड डेटा टाइप की कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि जो एरे है वो किस कैटेगरी में है? आपका डिराइव्ड डेटा टाइप की कैटेगरी में है। और जब एरे आपका डिराइव्ड डेटा टाइप की कैटेगरी में है, तो सी जैसी लैंग्वेज में स्ट्रिंग का मतलब कैरेक्टर एरे, और जो कैरेक्टर एरे है तो वो किस में चला जाएगा? आपका डिराइव्ड की कैटेगरी में चला जाएगा। और क्या डबल यहाँ प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है? यस, डबल तो यहाँ पर प्रिमिटिव डेटा टाइप होता। तो ये ऑप्शन भी आपका सही नहीं होगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको कई बार सोच विचार करना पड़ता है, और सोच विचार करोगे, ठीक है, तो यहाँ से स्ट्रिंग जो है वो सीधा सीधा निकल के आ जाएगा। और जब स्ट्रिंग यहाँ से सीधा सीधा निकल के आ गया, तो ऑब्वियसली डबल को आप वैसे ही हटा दोगे, और ये दोनों फिर ऑटोमेटिकली हट जाएंगे, क्योंकि जो आपका स्ट्रिंग है वो किसी भी कीमत पे आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं हो सकता, क्योंकि प्रिमिटिव डेटा टाइप केवल और केवल सिंगल वैल्यू को डील करते हैं हमेशा। आप कैरेक्टर में सिर्फ एक कैरेक्टर रख सकते हो, आप इंटीजर में सिर्फ एक इंट टाइप की वैल्यू रख सकते हो बिना पॉइंट वाली। फ्लोट डबल की बात करोगे तो आप केवल और केवल सिंगल वैल्यू रख सकते हो, वो भी कैसी? पॉइंट वाली। तो जब आपके पास में सिंगल वैल्यू को डील करते हैं, तभी उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलते हैं। और स्ट्रिंग का मतलब तो है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, क्योंकि जब आप स्ट्रिंग की बात करोगे तो स्ट्रिंग का सिंपल सा मतलब होगा ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। और उन ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को आपने किस में बंद कर दिया? डबल कोट्स में बंद कर दिया। किस में बंद कर दिया आपने? डबल कोट्स में। जैसे आपने लिखा सुरेश, तो आपने इसको डबल कोट्स में बंद कर दिया, ठीक है। तो यहाँ एक से ज्यादा कैरेक्टर आ रहे हैं, तो ये आपका कभी भी प्रिमिटिव नहीं हो सकता। बढ़ते हैं आगे। द रेंज ऑफ साइंड केर डेटा टाइप। किसकी रेंज पूछ रहा है हमसे?
साइंड के डेटा टाइप की रेंज पूछ रहा है। तो अभी-अभी हमने देखा था कि जो हमारे पास डेटा टाइप होते हैं, ठीक है? वो 3 तरह के होते हैं। अब जो डेटा टाइप होते हैं, उन डेटा टाइप की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है? और वो प्रॉपर्टी कौन-सी है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेटा टाइप। और आम तौर पे हम 3 प्रॉपर्टी की बात करते हैं। पहली जो प्रॉपर्टी है, उसको हम बोलते हैं मॉडिफायर। क्या बोलते हैं? मॉडिफायर। सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास साइज़ और तीसरे नंबर पे आता है हमारे पास रेंज, ठीक है? जो मॉडिफायर होते हैं, ठीक है? वो बेसिकली हमें कंट्रोल प्रोवाइड करवाते हैं। प्रोवाइड बेटर कंट्रोल ओवर डेटा टाइप। और जो बेटर कंट्रोल हमें मिलता है वो किस फॉर्म में मिलता है? वो हमें कीवर्ड की फॉर्म में मिलता है यहाँ पर। तो एक तो होता है आपका साइंड कीवर्ड, एक होता है आपका अनसाइंड कीवर्ड, एक होता है आपका शॉर्ट कीवर्ड और आखिरी में होता है आपका लॉन्ग कीवर्ड। तो ये जो चारों कीवर्ड है, इनको हम क्या बोलते हैं? मॉडिफायर बोलते हैं। और ये हमें डेटा टाइप पे बेटर तरीके से क्या करवाते हैं? कंट्रोल प्रोवाइड करवाते हैं। मान के चलो आप कि आपने 32 बिट आर्किटेक्चर में इंटीजर को आप डील कर रहे हो। जब आप 32 बिट आर्किटेक्चर में इंटीजर को डील करोगे, तो वहाँ पर इंटीजर कितने बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा? 4 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। कितने बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा? 4 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। अब वो 4 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है? और आपका जो डेटा आने वाला है, वो डेटा बहुत ही छोटी साइज़ का डेटा है, ठीक है? मतलब वो आसानी से 2 बाइट में एडजस्ट हो सकता है। वो आसानी से आपका 2 बाइट में एडजस्ट हो सकता है। लेकिन अगर आपने इंटीजर लिखा है, तो इंटीजर कितने बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा? तो आप कहोगे कि वो 4 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। तो अगर आप इसको बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज करना चाहते हो, तो आप इसको इंटर ना लगा के एक क्वालिफायर लगा दीजिए, क्या? शॉर्ट। और जैसे आप शॉर्ट क्वालिफायर लगाओगे, उसी टाइम पे जो 4 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा था, वो कितने बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करने लग जाएगा? 2 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करने लग जाएगा। ऐसे ही मान के चलो, आप किसी स्टूडेंट की रोल नंबर आप लिखने वाले हो। जब आप स्टूडेंट के रोल नंबर लिखने वाले हो, तो जब आप स्टूडेंट के रोल नंबर लिखोगे, तो क्या कभी भी स्टूडेंट का रोल नंबर नेगेटिव हो सकता है? कहोगे नहीं, बिल्कुल कभी भी स्टूडेंट का रोल नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता। हमेशा कैसी वैल्यू आएगी? पॉजिटिव वैल्यू आएगी। जब आपको ये बात पहले से पता है कि हमेशा जो वैल्यू है वो आपकी पॉजिटिव ही आएगी, तो फिर क्या आपको नेगेटिव नंबर को डील करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो उस केस में आप किसका यूज़ करोगे? अनसाइंड क्वालिफायर का यूज़ कर लोगे। किसका यूज़ कर लोगे? अनसाइंड क्वालिफायर का यूज़ कर लोगे। और जैसे आप अनसाइंड क्वालिफायर का यूज़ करोगे, उसी टाइम पे आपके नेगेटिव नंबर डील नहीं होंगे, केवल क्या होंगे? पॉजिटिव नंबर। और जितनी मेमोरी आपके नेगेटिव नंबर ऑक्यूपाई कर रहे थे, ठीक है? वो उतनी मेमोरी किसमें ऐड हो जाएगी? आपके पॉजिटिव नंबर में ऐड हो जाएगी। अरे मान के चलो, पहले आप 5 नेगेटिव और 5 पॉजिटिव को डील कर रहे थे। अब आपने बोला कि केवल और केवल हमें तो पॉजिटिव को डील करना है। तो जो 5 नेगेटिव डील कर रहे थे, वो भी अब किसमें आ जाएँगे? आपके पॉजिटिव में आ जाएँगे। मतलब अब आप टोटल 10 पॉजिटिव को क्या कर पाओगे? डील कर पाओगे। तो इसी तरीके से 4 मॉडिफायर आपके पास होते हैं। ध्यान रखना, ये आते जोड़े से है ना? साइंड और अनसाइंड में से कोई एक ही आप लिख सकते हो। दोनों आप कभी भी नहीं लिख सकते साथ में। और शॉर्ट और लॉन्ग में से आप एक ही लिख सकते हो। इनमें से भी आप दोनों कभी साथ में नहीं लिख सकते। तो जब डेटा को मतलब कि मेमोरी का कंजम्पशन कम करवाना हो, तब हम शॉर्ट का यूज़ करते हैं। और जब हमारा डेटा फिट नहीं हो रहा हो और हमें मेमोरी ज़्यादा चाहिए होती है, तब हम आम तौर पे किसका यूज़ करते हैं? लॉन्ग का यूज़ करते हैं। जैसे 16 बिट आर्किटेक्चर में इंटीजर 2 बाइट लेता है, लेकिन अगर आपका जो डेटा आ रहा है वो ज़्यादा साइज़ का आ रहा है, तो उस केस में आप क्या यूज़ करोगे? लॉन्ग इंट। और जैसे लॉन्ग इंट आप लिखोगे, तो उसी टाइम पे मेमोरी कितनी हो जाएगी आपकी? 4 बाइट मेमोरी हो जाएगी। और ऐसे अगर आप 32 बिट आर्किटेक्चर में लॉन्ग लॉन्ग इंट लिखते हो, तो उस केस में आपका जो इंटीजर होता है वो कितने बाइट ऑक्यूपाई करने लग जाता है? आपका 8 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करने लग जाता है। और ऑब्वियसली जब आपकी साइज़ बढ़ेगी, तो ध्यान रखना, रेंज आपकी ऑटोमैटिकली बढ़ जाएगी। आप इसको यूँ समझ लीजिए कि मान के चलो आपके पास कोई एक जार है और इस जार की जो साइज़ है, वो मान के चलो हमने बोली 6 लीटर। क्या साइज़ बोली है? 6 लीटर। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी? तो आप कहोगे 0 से लेके 6 तक। इसकी जो रेंज होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी? 0 से लेके 6 लीटर तक का कंटेंट इसके अंदर रखा जा सकता है। अब मान के चलो हमने इसकी साइज़ को 3 लीटर कर दिया। साइज़ को कितने लीटर कर दिया? 3 लीटर। जब साइज़ को 3 लीटर किया, तो क्या रेंज भी कम हो जाएगी? यस, बिल्कुल रेंज भी कम हो जाएगी। 0 से 3 हो जाएगी। तो जो साइज़ और रेंज होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक-दूसरे के। जब साइज़ बढ़ेगी, तो आपकी रेंज भी बढ़ जाएगी और जब साइज़ कम होगी, तो आपकी रेंज भी कम हो जाएगी। तो साइज़ का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? कि वो जो पर्टिकुलर टाइप का डेटा टाइप है, उस टाइप की वैल्यू को जब वो डील करेगा, तो वो मेमोरी में कितने बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, वो साइज़ बताता है। और रेंज का मतलब सिंपल सा होता है कि कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू को वो क्या करेगा? डील करेगा। कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू को डील करेगा और कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू को डील करेगा,
उसके लिए हमारे पास दो तरह के डेटा टाइप हो सकते हैं, या तो साइंड होंगे या फिर आपके पास अनसाइंड होंगे। जब साइंड होंगे मतलब साइन वाला, और साइन वाला मतलब नेगेटिव, मतलब जहां पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं वो साइंड, और अनसाइंड मतलब बिना साइन वाला। और बिना साइन वाला तो हमेशा क्या होता है, आपका पॉजिटिव होता है, मतलब केवल और केवल पॉजिटिव वैल्यू को हम क्या करेंगे, डील करेंगे। तो मैं रेंज की बात करूं तो रेंज ऐसे अपने को याद नहीं रखनी है। रेंज कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है। अगर आप साइन डेटा टाइप की बात कर रहे हो और साइन डेटा टाइप, तो साइन डेटा टाइप की रेंज कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि माइनस टू रेज टू पावर एन माइनस वन टू टू रेज टू पावर एन माइनस वन एंड माइनस वन। और जब आप अनसाइंड की बात कर रहे हो और अनसाइंड डेटा टाइप, तो अनसाइंड डेटा टाइप की जो रेंज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है आपके पास 0 टू 2 की पावर n माइनस वन। यहाँ पर था माइनस टू रेज टू पावर n माइनस वन टू टू रेज टू पावर n माइनस वन माइनस वन। और अनसाइंड की जो रेंज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 0 टू 2 की पावर n देन माइनस वन। अब यहाँ एक चीज और आप समझना कि मान के चलो हम साइन डेटा टाइप की बात कर रहे हैं, और ऐसा अजम्पशन लो कि साइन डेटा टाइप 8 बिट मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप n का मतलब है n इज नंबर ऑफ बिट्स, किसकी बात हो रही है, नंबर ऑफ बिट्स की। और हमें यह भी पता है कि जो हमारा एक बाइट होता है उस एक बाइट में आपके 8 बिट होते हैं। एक बाइट में कितने बिट होंगे, आपके 8 बिट होंगे। तो मान के चलो हमारा कोई भी डेटा टाइप था वो एक बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब 8 बिट मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है। जब 8 बिट मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है तो इस तरीके से 8 बिट होंगे जिनमें डेटा रखा जाएगा। इस तरीके से ये 8 बिट है आपके पास। अगर आप साइंड डेटा टाइप की बात करोगे, साइंड डेटा टाइप का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू को डील करेगा वो। जब वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू को डील करेगा तो ये करने के लिए आपको बताना भी तो पड़ेगा, ठीक है, कि भैया आपका जो साइन है वो पॉजिटिव है या फिर आपका नेगेटिव है। अब साइन अगर आपका पॉजिटिव है तो उसका मतलब है कि वो 0 से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और अगर नंबर आपका नेगेटिव है तो साइन जो आपका नेगेटिव है वो किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, 1 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और उसके लिए आप किसका यूज़ करते हो, एमएसबी का। इसका यूज करते हो आप एमएसबी का। और एमएसबी मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये वाला जो एमएसबी बिट है वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, साइन बिट को। ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, साइन बिट को रिप्रेजेंट करेगा। साइन बिट में 0 का मतलब आपका नंबर कैसा है, पॉजिटिव, और 1 का मतलब आपका नंबर कैसा है, यहाँ पर नेगेटिव है। अब देखो टोटल मेमोरी कितनी थी, 8 बिट। अब डेटा कितने में रखा जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। जो डेटा आपका रखा जाएगा, जो मैग्नीट्यूड आपका रखा जाएगा वो हमेशा कितने बिट में रखा जाएगा, 7 बिट में ही आपका डेटा रखा जाएगा। मतलब जितने भी टोटल बिट थे आपके, उन टोटल बिट में से एक बिट जो है वो किसके लिए रिजर्व है, आपका साइन बिट के लिए रिजर्व है। इसी वजह से देखो जब आप रेंज कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर आपने क्या किया है, n माइनस वन। ये n में से माइनस वन इसलिए किया है क्योंकि आपने एक बिट किसके लिए यूज कर रहे हो, आप साइन बिट के लिए आप यूज कर रहे हो। और अनसाइंड में साइन का कोई रोल ही नहीं है। तो जितने 8 के 8 बिट है, आठों के आठों बिट में किसको रखा जाएगा, आपके मैग्नीट्यूड को रखा जाएगा, ठीक है, आपके डेटा को रखा जाएगा। यहाँ पर साइन बिट का किसी भी तरह का रोल नहीं होता है। एक और चीज आप ध्यान रखना कि जब आप साइन डेटा टाइप की बात करते हो तो साइन डेटा टाइप में अगर नेगेटिव नंबर आता है तो नेगेटिव नंबर हमेशा टूज कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में यहाँ पर जाके क्या होगा, स्टोर होगा। मतलब नेगेटिव नंबर हमेशा किस फॉर्म में जाके स्टोर होंगे, टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में जाके स्टोर होंगे। और टूज कॉम्प्लीमेंट का मतलब हमें बहुत अच्छे से पता होता है कि जो हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट है उस वंस कॉम्प्लीमेंट में हम प्लस वन कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है। अभी हमसे पूछा था किसकी, रेंज कैलकुलेट करवा रहा था हमसे, साइन कैर की रेंज कैलकुलेट कर रहा था, मतलब साइन डेटा टाइप की रेंज कैलकुलेट करवा रहा था। कौन सा कैरेक्टर, कैरेक्टर मेमोरी में कितने बाइट लेता है, तो आप कहोगे कैरेक्टर मेमोरी में आपका एक बाइट लेता है, मतलब 8 बिट। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा आपके पास। आप लिखोगे माइनस टू की पावर एन माइनस वन टू टू की पावर एन माइनस वन एंड माइनस वन। अब एन का मतलब यहाँ 8 है, तो माइनस टू की पावर 8 माइनस वन कितना हो जाएगा, 7 टू टू की पावर 7 माइनस वन। अब 2 की पावर 7 कितना होता है, तो आप कहोगे 2 की पावर 7 128 होता है, तो माइनस का 128 से 128 माइनस एक 127। ये आपके साइन कैरेक्टर की क्या है,
रेंज है। किसकी रेंज है? ये आपके सेंड कैरेक्टर की रेंज है। ऑप्शन देखो -128 से प्लस का 127, -128 से प्लस का 127। यस, ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। -127 से 127 नहीं, 128 से नहीं, 127 से प्लस का नहीं। ठीक है, तो ये आपके साइन कैरेक्टर की क्या हो जाएगी? रेंज हो जाएगी। अब फॉर्मूला है आपके पास, किसी की भी रेंज कैलकुलेट करवाए आप रेंज कैलकुलेट कर सकते हो। मैं पानी पी लेता हूं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेंज वैल्यू ऑफ अनसाइंड टाइप वेरिएबल इन सी? किस टाइप का वेरिएबल है? अनसाइंड टाइप का वेरिएबल है। अब एक चीज आप ध्यान रखना, ठीक है, सी जैसी लैंग्वेज में अगर आप कहीं पर भी सिंपल ये लिखते हो साइन, सिंपल आपने क्या लिखा? साइन लिखा, ठीक है, तो इसका मतलब इंटरनली ऑटोमेटिकली क्या अज्यूम किया जाता है? साइन इंट। क्या अज्यूम किया जाता है? साइंड इंट अज्यूम किया जाता है। अगर आपने कहीं पर भी लिखा है अनसाइंड, ठीक है, तो अनसाइंड लिखना सिंपली अनसाइंड इंट को डिनोट करता है। इसको डिनोट करेगा, अनसाइंड इंट को डिनोट करेगा। अगर आप कहीं पर भी लिखते हो शॉर्ट, तो शॉर्ट का सिंपल सा मतलब समझा जाएगा शॉर्ट इंट। और अगर आप कहीं पर भी लिखते हो लॉन्ग, तो लॉन्ग का सिंपल सा मतलब समझा जाएगा लॉन्ग इंट। लॉन्ग इंट। अगर आपने कुछ इस तरीके से वेरिएबल बनाया, लेट्स से अनसाइंड ए, ऐसा कुछ लिखा है, तो क्या ये वैलिड है? यस, ये 100% वैलिड है। सी में किसी भी तरह की इसको दिक्कत नहीं आएगी। और जो ये ए वेरिएबल है वो किस टाइप का माना जाएगा? आपका इंट टाइप का माना जाएगा। और इंटीजर के साथ में कैसा है? अनसाइंड, मतलब ये केवल और केवल क्या करेगा? पॉजिटिव वैल्यू को ही क्या करेगा? ये डील करेगा। यही हमसे पूछा है अनसाइंड टाइप वेरिएबल की, जो आपका अनसाइंड है, तो अनसाइंड का मतलब आपका अनसाइंड इंट। इसकी बात की जा रही है यहाँ पर, अनसाइंड इंट की बात की जा रही है। और अनसाइंड जो इंट होता है, ठीक है, अनसाइंड जो आपका इंट होता है वो मेमोरी में कितने बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है? तो आप कहोगे वो मेमोरी में 2 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। और 2 बाइट का मतलब 16 बिट। 2 बाइट का मतलब कितना हो जाएगा? 16 बिट। किसकी बात की जा रही है? अनसाइंड की। और अनसाइंड की रेंज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? अभी-अभी हम पढ़ के आए हैं, 0 टू 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1, दैट मीन्स 0 टू 2 रेज़ टू पावर 16 माइनस 1। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 0 से 2 की पावर 16 कितना होगा? तो 2 की पावर 15 आपका 32,768, तो 2 की पावर 16 कितना हो जाएगा? 65,536। और 65,536 में से 1 कम करोगे तो 65,535। 65,535। देखो कहीं ऑप्शन में है क्या 65,535? 0 से 65,535? यस, आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपका एक सवाल यहाँ बेसिक सा ये हो सकता है, ठीक है, कि आपका अनसाइंड इंट तो 4 बाइट का भी तो हो सकता है। यस, बिल्कुल हो सकता है 4 बाइट का भी। अगर आपने 32 बिट आर्किटेक्चर की बात की, तो 32 बिट आर्किटेक्चर में आपका जो इंटीजर होता है वो 4 बाइट का होता है, तो जो अनसाइंड इंट है वो भी कितने बाइट का होगा? आपका 4 बाइट का होगा। जब वो 4 बाइट का होगा, ठीक है, तो वो 2 की पावर 31 के बराबर जाएगा। किसके बराबर जाएगा? 2 की पावर 31 के बराबर। और 2 की पावर 31 बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है? क्या कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है? नहीं, कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है। तो आप ऑप्शन से देख के फिर क्या करते हो? इन चीज़ों को डिटरमाइन करते हो कि ये 16 बिट की बात कर रहा है या फिर ये 32 बिट आर्किटेक्चर की बात कर रहा है। और 2 की पावर जब 31 आएगा तो फिर वो पावर में लिखा हुआ आएगा, ठीक है? वो इस तरीके से सोल्व करके आपको नहीं देगा। बहरहाल, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि इन सी व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ रियल डेटा टाइप, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप, ठीक है, कि सी लैंग्वेज में रियल डेटा को डील करने के लिए, ठीक है, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोट वाली डेटा को डील करने के लिए कौन कौन से डेटा टाइप यहाँ पर होते हैं, या वो यूं कहना चाह रहे हैं कि इनमें से कौन कौन से कीवर्ड्स को आप यूज करके रियल नंबर को आप क्या कर सकते हो? डील कर सकते हो। तो हमें पता है कि जब भी हम सी लैंग्वेज में रियल नंबर को डील करने की बात करते हैं तो दो ही होते हैं हमारे पास, एक होता है फ्लोट और दूसरा होता है हमारे पास डबल, ठीक है। अब
फ्लोट के साथ में कोई तामझाम नहीं होता, लेकिन डबल का आप श्रृंगार कर सकते हो, और डबल का श्रृंगार करके आप क्या बना सकते हो, इसको लॉन्ग डबल भी बना सकते हो। क्या बना सकते हो आप? लॉन्ग डबल भी बना सकते हो। ध्यान रखना, अभी अभी हम पढ़ के आए 4 मॉडिफायर, शॉर्ट, लॉन्ग, साइंड एंड अनसाइंड। ये 4 जो मॉडिफायर है, ये चारों के चारों मॉडिफायर कभी भी फ्लोट के साथ में यूज नहीं होते हैं। फ्लोट के साथ में आप इन चारों में से आप किसी का भी यूज नहीं कर सकते। डबल के साथ केवल और केवल लॉन्ग यूज होगा। डबल के साथ केवल और केवल क्या यूज होगा? लॉन्ग यूज होगा। मतलब डबल के साथ में आप शॉर्ट, साइंड, अनसाइंड इन तीनों का कभी भी यूज नहीं कर सकते। करने की कोशिश करोगे, सीधी एरर आएगी आपके पास। और जो आपका कैरे डेटा टाइप होता है ना, जो आपका कैरे डेटा टाइप होता है, कैर के साथ में केवल और केवल आप साइंड और अनसाइंड का यूज कर सकते हो। साइंड और अनसाइंड का ही आप यूज कर सकते हो। कैरे डेटा टाइप के साथ आप कभी भी शॉर्ट और लॉन्ग का यूज नहीं कर सकते। कोशिश करोगे, एरर आ जाएगी। और जो इंटीजर है आपका, उस इंटीजर में आप इन चारों को लेकर आयता फैला सकते हो, क्योंकि इंटीजर के साथ में ये ज्यादातर यूज होते हैं। शॉर्ट, लॉन्ग, साइंड, अनसाइंड, इन चारों का यूज आप किसके साथ करोगे? इंटीजर के साथ में कर सकते हो। कैरेक्टर के साथ में केवल साइंड और अनसाइंड। फ्लोट के साथ में किसी भी तरह का मॉडिफायर यूज नहीं होगा। डबल के साथ में केवल और केवल आपका लॉन्ग डबल होगा। तो अब आपको ऑप्शन में देखना है कि या तो आपको फ्लोट डबल मिल जाए, ठीक है। बेटर अपॉर्चुनिटी ये कि आपको फ्लोट डबल और लॉन्ग डबल तीनों मिल जाए। तीनों ना मिले तो फ्लोट और डबल मिल जाए, तो भी आपका काम चल जाएगा रियल नंबर को डील करने के लिए। तो फ्लोट एंड लॉन्ग डबल, फ्लोट मिल गया, लॉन्ग डबल मिल गया। किसी और ऑप्शन में देखो, कहीं तीनों तो नहीं है। लॉन्ग डबल, शॉर्ट इंट, ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, फ्लोट डबल लॉन्ग डबल, फ्लोट डबल लॉन्ग डबल, यस, ये तीनों हमें मिल गए। शॉर्ट इंट नहीं। ठीक है, ये भी नहीं। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि व्हाट इज द राइट वे ऑफ डिक्लेयरिंग कांस्टेंट इन सी। किसी लैंग्वेज में कांस्टेंट बनाने का सही तरीका क्या है, या सही सिंटेक्स इन चारों में से कौन सा है? तो देखो, जब भी आप बात कांस्टेंट की करोगे, आगे सवाल है तब मैं इसको और डिटेल में पढ़ाऊंगा। कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स्ड वैल्यू दैट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड कांस्टेंट। सी जैसी लैंग्वेज में कांस्टेंट डिफाइन करने के दो तरीके हैं, या तो यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड, या तो आप किसका यूज करोगे? कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करोगे। और जब आप कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करोगे तो उस केस में सिंटैक्स कैसा होगा? सबसे पहले आपको लिखना होता है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट कीवर्ड के बाद में आपको लिखना होता है डेटा टाइप। डेटा टाइप के बाद में आपको लिखना होता है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर के बाद में लिखना होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। उसके बाद आपको लिखनी होती है वैल्यू, और फिर लगाना होता है आपको सेमीकोलन। दूसरा तरीका है आपके पास यूजिंग हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। आप हैश डिफाइन प्री प्रोसेस डायरेक्टिव का भी यूज कर सकते हैं। क्या सिंटैक्स होगा उसका? सबसे पहले आपको लिखना होगा हैश, हैश के बाद आप लिखते हो डिफाइन, डिफाइन के बाद आप लिखते हो आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर के बाद आप देते हो स्पेस, और स्पेस के बाद आप देते हो वैल्यू। किसी भी तरह का सेमीकोलन यहाँ पर नहीं आता है। तो जब आप हैश डिफाइन डायरेक्टर का यूज करोगे तो कांस्टेंट बनाने का ये तरीका है। जब आप कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करोगे तो उस केस में कांस्टेंट बनाने का आपके पास ये तरीका है। एक और चीज ध्यान रखना कि जब आप कांस्टेंट बनाते हो तो कांस्टेंट के केस में आप डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन वाले पार्ट को कभी भी आप सेपरेट नहीं कर सकते। ये तो आप नोट लगा के कहीं लिख लीजिए। while defining constant declaration and initialization part cannot be separate। ये दोनों कभी भी अलग नहीं हो सकते, ये साथ में ही आएंगे। अब सिंटैक्स आपके पास में है, उसके बेसिस पे आप यहाँ इस सवाल पे चलिए। कॉन्स्ट इंट साइज असाइन 10, कॉन्स्ट कीवर्ड है, डेटा टाइप है, आइडेंटिफायर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, वैल्यू यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बाकी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। कॉन्स्ट इंट, ये स्पेस है बीच में, टाइपिंग मिस्टेक है। कॉन्स्ट इंट साइज, ठीक है, यहाँ से आपने केवल क्या किया? डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन नहीं किया। और आप अभी अभी हमने देखा था कि कॉन्स्टेंट का इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन सेपरेट नहीं हो सकता। कॉन्स्ट साइज असाइन 10, यहाँ आपने डेटा टाइप ही नहीं लिखा, ठीक है। इंट साइज, ठीक है, यहाँ वैसे सेमीकोलन नहीं है। और दूसरी चीज
इस तरीके से कांस्टेंट आपका नहीं बनता है, ठीक है? तो आपका ऑप्शन जो ए है वो आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि विच स्टेटमेंट आर ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू कांस्टेंट, कि कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में इनमें से कौन से स्टेटमेंट आपके ट्रू है? पहला स्टेटमेंट, कांस्टेंट रेफर टू ए फिक्स वैल्यू दैट द प्रोग्राम में नॉट अल्टर, कि ऐसी फिक्स वैल्यू जिसको आपका प्रोग्राम जो है वो कभी भी बदल नहीं सकता। ये बिल्कुल सही बात है, कांस्टेंट ऐसे ही होते हैं, ठीक है, जो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम उसमें उनमें किसी भी तरह का कोई चेंजेज नहीं होता हो, ठीक है। कांस्टेंट कैन बी एनी ऑफ द बेसिक डेटा टाइप, यस बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे आप कैरेक्टर कांस्टेंट की बात लिख करोगे तो आपने लिखा ए, ये बेसिक डेटा टाइप है। कैरेक्टर कांस्टेंट हमेशा सिंगल कोट्स में लिखा जाएगा, तो ये आपका कैरेक्टर कांस्टेंट हो जाएगा। मान के चलो आपने लिखा 1 2 3, तो ये आपका इंटीजर कांस्टेंट हो जाएगा। मान के चलो आपने लिखा 67.85, ये आपका रियल कांस्टेंट हो जाएगा। अगर रियल में भी आप इसको फ्लोट बनाना है तो आप इसके सफिक्स में क्या ऐड कर दीजिए, एफ ऐड कर दीजिए। अगर आप डबल टाइप का बनाना चाहते हो तो आप लिख दीजिए 67.85। नॉर्मली आपने लिखा तो ये कैसा माना जाएगा? आपका डबल टाइप का माना जाएगा। तो कांस्टेंट कैन बी एनी ऑफ द बेसिक डेटा टाइप, ये बात भी बिल्कुल सही है। कांस्टेंट आर आल्सो कॉल्ड लिटरल, क्या कांस्टेंट को लिटरल भी कहा जाता है? बिल्कुल कांस्टेंट को लिटरल भी कहा जाता है। कैसे कहा जाता है? देखो, आप कांस्टेंट को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। आपने लिखा इंट ए असाइन 37, ठीक है। जब आपने ये लिखा ना तो जो ये वैल्यू आपने लिखी है ना, इस वैल्यू को क्या बोलते हैं? लिटरल। क्या बोलते हैं? इस वैल्यू को हम लिटरल बोलते हैं। और इस 37 में किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं होगा। 37 कल भी 37 था, आज भी वो क्या है? 37 है, ठीक है। अब अक्सर इसका जो कन्फ्यूजन होता है ना, वो कन्फ्यूजन होता है इस कांस्टेंट के साथ में, ठीक है। अब यहाँ पर जो कांस्टेंट है, ठीक है, यहाँ पर ये जो साइज नाम का आइडेंटिफायर बना है ना, ठीक है, ये साइज नाम का आइडेंटिफायर कभी भी नहीं बदलेगा, ठीक है। और जब यहाँ पर कॉन्स्ट नहीं है तो ये कैसा है? वेरिएबल, मतलब इसकी वैल्यू को कई बार बदला जा सकता है, ठीक है। और जैसे हमने कॉन्स्ट कीवर्ड लगाया, मतलब ये फिक्स हो गया कि साइज में हमेशा क्या रखा जाएगा? आपका 10 ही रखा जाएगा। इसकी वैल्यू को आप कभी भी नहीं बदल सकते। तो ये जो है ना, ये आइडेंटिफायर आपका कांस्टेंट नेचर का है। जबकि जो 10 है, इस 10 को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर लिटरल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? लिटरल बोलेंगे। तो यस, कांस्टेंट आर आल्सो कॉल्ड लिटरल, ये बात भी सही है। कैरेक्टर कांस्टेंट एनक्लोज इन सिंगल कोट्स, यस बिल्कुल। कैरेक्टर कांस्टेंट को हमेशा किस में एनक्लोज किया जाता है? सिंगल कोट्स में बंद किया जाता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। मतलब चारों ये बात कांस्टेंट के कंटेक्स्ट में सही है। ए बी सी ओनली नो, डी भी सही है। ए एंड बी ओनली नो, बी एंड डी ओनली नो, ऑल ऑफ द अबव यस। ये जो चारों है, चारों के चारों क्या है? यहाँ पर करेक्ट है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्ट्रिंग डेटा टाइप इन सी प्रोग्रामिंग, की जो आपका स्ट्रिंग डेटा टाइप है। हालांकि सी प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग जैसा कुछ डायरेक्ट डेटा टाइप आपको नहीं मिलता है, ठीक है, लेकिन स्ट्रिंग का मतलब ये होता है कि जब आपको ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को डील करना होता है तब आप किसका यूज करते हो? स्ट्रिंग का यूज करते हो। तो स्ट्रिंग का सिंपल सा मतलब, स्ट्रिंग इज ए ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। अब कैरेक्टर्स में आपके अल्फाबेट भी हो सकते हैं, आपके डिजिट्स भी हो सकते हैं, और इसमें से सिंबल भी हो सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। शर्त क्या है? दैट एनक्लोज, बंद किया जाता है विद इन डबल कोट्स, ठीक है। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को जब आप डबल कोट्स में बंद कर देते हो तो फिर वो क्या बन जाता है? आपका स्ट्रिंग बन जाता है। और जो स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग इज ऑलवेज कैरेक्टर एरे। कैरेक्टर एरे जो आपका स्ट्रिंग होता है वो हमेशा कैसा होता है? आपका कैरेक्टर एरे होता है। क्योंकि एरे का मतलब सिंपल सा होता है कि आप होमोजेनियस टाइप के एलिमेंट का कलेक्शन करने वाले हो। एक समान प्रकार की वैल्यू को आप एक वेरिएबल में स्टोर करने वाले हो। और जब वो समान प्रकार की वैल्यू अगर कैरेक्टर हो तो उस केस में फिर हम उसको कैरेक्टर एरे ना बोल के क्या बोलने लग जाते हैं? हम उसको स्ट्रिंग बोलने लग जाते हैं। और एक और चीज आप ध्यान रखोगे कि जो आपका स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग ऑलवेज टर्मिनेटेड विथ बैकस्लैश जीरो, ठीक है। और इस बैकस्लैश जीरो को हम बोलते हैं नल कैरेक्टर। क्या बोलेंगे? इसको हम नल कैरेक्टर बोलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जब आपको कैरेक्टर्स को डील करना हो तब आप किसका यूज करोगे? स्ट्रिंग का यूज करोगे। तो यही हमसे पूछा था कि टू स्टोर न्यूमेरिकल वैल्यू, नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम स्ट्रिंग का यूज नहीं करते। टू स्टोर ट्रू एंड फॉल्स, नहीं, इसके लिए तो बूल टाइप की वैल्यू की तरफ हमें जाना चाहिए। टू स्टोर टेक्स्ट एंड कैरेक्टर, यस।
टेक्स्ट और कैरेक्टर को डील करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? स्ट्रिंग का यूज करते हैं। एंड टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन, ऐसा करने के लिए तो हमें ऑपरेटर को यूज में लेना चाहिए। ठीक है, अगला जो सवाल है, अगला सवाल है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड सी कॉन्स्टेंट, कि इनमें से कौन सा सी का एक वैलिड कॉन्स्टेंट नहीं है। ठीक है, चार ऑप्शन हमारे पास। पहला है डबल कोट्स के अंदर 2 3 4, क्या ये एक वैलिड कॉन्स्टेंट है? आप कहोगे जी बिल्कुल, ये तो एक आपका वैलिड कॉन्स्टेंट है, क्योंकि कौन सा वाला कॉन्स्टेंट माना जाएगा? ये स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट। ऐसा माना जाएगा, ये स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट माना जाएगा, क्योंकि किस में रखा हुआ है? ये डबल कोट्स में रखा हुआ है। उसके बाद सिंगल कोट्स में आपने रखा है क्या? एक्स वाई। क्या एक्स वाई को सिंगल कोट्स में रखा जा सकता है? ठीक है, नहीं, बिल्कुल नहीं रखा जा सकता। ठीक है, क्योंकि कैरेक्टर कॉन्स्टेंट हमेशा सिंगल कोट्स में रखे जाते हैं, और कैरेक्टर कॉन्स्टेंट की जो लेंथ होती है, वो लेंथ हमेशा होती है एक कैरेक्टर। यहाँ पर क्या आ गया? आपके मल्टीपल कैरेक्टर। और जब आपके मल्टीपल कैरेक्टर आ गए, तो मल्टीपल कैरेक्टर हमेशा किस में आने चाहिए? डबल कोट्स में आने चाहिए। सिंगल कोट्स में आप उनको बंद नहीं कर सकते। हाँ, सी लैंग्वेज में कुछ एक्सेप्शन है कि उनकी लेंथ तो भले ही क्या आपकी 2 कैरेक्टर है, लेकिन फिर भी उनको किसके अंदर बंद किया जाता है? सिंगल कोट्स के अंदर बंद किया जाता है, और वो होते हैं आपके बैकस्लैश कांस्टेंट। उनको आप क्या बोलते हो? बैकस्लैश कांस्टेंट बोलते हो। और कई बार आप इसको एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर भी बोल देते हो। एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर भी बोल देते हो, पढ़े होंगे आप लोगों ने। ठीक है, जैसे आपका ऐसे बैकस्लैश ए होता है, बैकस्लैश आर होता है, बैकस्लैश एन होता है, बैकस्लैश बी होता है, बैकस्लैश सिंगल कोट्स होता है, बैकस्लैश डबल कोट्स होता है। ठीक है, बैकस्लैश जीरो होता है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? आपके एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर या बैकस्लैश कांस्टेंट, जिनकी लेंथ तो कितनी है? 2 है। 2 कैरेक्टर आ रहे हैं सब में, लेंथ तो कितनी है? 2, लेकिन फिर भी इनको किसके अंदर बंद किया जा रहा है? सिंगल कोट्स के अंदर ही बंद किया जा रहा है, तो ये एक्सेप्शन है। लेकिन ये एक्स वाई जो है, वो आपकी एक्सेप्शन नहीं है। एक्स वाई आपके मल्टीपल कैरेक्टर है, एक से ज्यादा कैरेक्टर है, और जब ये एक से ज्यादा कैरेक्टर है, तो हमेशा ही किस में आने चाहिए? आपके डबल कोट्स में आने चाहिए। तो ये आपका एक सी लैंग्वेज में कांस्टेंट डिफाइन करने का वैलिड तरीका नहीं हो सकता। ठीक है, तो फिलहाल ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी दो को भी चेक कर लेते हैं। आपने लिखा है 0x एंड उसके बाद 1 to a। तो ध्यान रखना, जब भी आप कोई भी इंटीजर कांस्टेंट लिखते हो, जब भी आप इंटीजर कांस्टेंट लिखते हो और इंटीजर कांस्टेंट में अगर आपका प्रीफिक्स 0 है, इसका मतलब है कि वो कैसा आपका ऑक्टल कांस्टेंट है। कैसा आपका ऑक्टल कांस्टेंट है। अगर कोई भी आप इंटीजर लिख रहे हो, मतलब बिना पॉइंट वाले नंबर लिख रहे हो, और बिना पॉइंट वाले नंबर को अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो, प्रीफिक्स मतलब स्टार्टिंग में अगर आपका 0 है, तो वो क्या है? आपका ऑक्टल कांस्टेंट है। और अगर आपका प्रीफिक्स 0x है, तो इसका मतलब है कि वो आपका जो कांस्टेंट है, वो हेक्साडेसिमल कांस्टेंट है। कैसा आपका हेक्साडेसिमल कांस्टेंट है। और एक और चीज ध्यान रखना, जब आपने प्रीफिक्स 0 लिखा, इसका मतलब आपने वचन दिया है कि हमारा कांस्टेंट कैसा है? ऑक्टल कांस्टेंट है। और जब वो ऑक्टल कांस्टेंट है, तो वो रेंज का ध्यान रखना चाहिए उसमें, कि जो रेंज है वो 0 से 7 तक जो डिजिट आएगा, वो 0 to 7 के बीच में ही आएगा। और जब आपने 0x लिखा, इसका मतलब है हेक्साडेसिमल कांस्टेंट, और हेक्साडेसिमल कांस्टेंट है, तो जो रेंज होगी वो 0 से 9 तक होगी, एंड ए टू एफ तक होगी। ए टू एफ तक। अब ये ए टू एफ आपका कैपिटल भी हो सकता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो देखो, आपने 0x से स्टार्ट किया, मतलब आपका हेक्साडेसिमल कांस्टेंट है। क्या ये रेंज में आ रहा है क्या? 1 to a? यस, ये रेंज में है, मतलब ये आपका एक वैलिड कांस्टेंट है। और 0, आपने 0 लिखा, मतलब ऑक्टल कांस्टेंट। 237, क्या ये रेंज में आ रहा है? यस, ये जो 237 है, वो 0 to 7 के बीच में ही है, तो ये भी आपका राइट नहीं, करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। तो बाकी ये जो 3 है, ये वैलिड कांस्टेंट है। ये क्या है? आपके वैलिड कांस्टेंट है सी लैंग्वेज में, जबकि ये आपका इनवैलिड कांस्टेंट है। इस तरीके से सी लैंग्वेज में कांस्टेंट आप डिफाइन नहीं कर सकते। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि इन सी लैंग्वेज विच ऑपरेटर हैज हाईएस्ट प्रेसिडेंस, कि ये 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से जो आपका ऑपरेटर है, उसकी किसकी ज्यादा प्रेसिडेंस है? प्रेसिडेंस का मतलब प्रायोरिटी। प्रेसिडेंस का मतलब क्या हो जाएगा? प्रायोरिटी हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को समझ लेते हैं एक बार, कि जब भी हम ऑपरेटर की बात करते हैं, ऑपरेटर बेसिकली एक सिंबल होता है। ए सिंबल यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क।
ठीक है। जैसे मान के चलो आपने कहीं पर भी प्लस लिखा, ठीक है, तो प्लस लिखा इसका मतलब वो एडिशन वाला काम करेगा, आमतौर पे बता रहा हूं मैं, ठीक है, कि प्लस लिखा इसका मतलब वो एडिशन वाला काम करेगा। तो एक सिंबल होता है जो कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। ये जो ऑपरेटर होते हैं, परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन डेटा और वैल्यूज, और इन्हीं डेटा और वैल्यूज को क्या बोला जाता है? ऑपरेंड बोला जाता है, कॉल्ड ऑपरेंड्स। क्या बोलते हैं हम? ऑपरेंड्स बोलते हैं। तो हम यूं कह सकते हैं कि जो हमारे ऑपरेटर होता है, ठीक है, वो ऑपरेटर किन के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं? तो वो आपके ऑपरेंड्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। और इन ऑपरेंड्स के बेसिस पे ऑपरेटर को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। किसके बेसिस पे? ऑपरेंड्स के बेसिस पे ऑपरेटर को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहले होते हैं आपके यूनरी, दूसरे होते हैं बाइनरी, और तीसरे होते हैं आपके टर्नरी ऑपरेटर। यूनरी किनको बोलेंगे आप? रिक्वायर ओनली वन ऑपरेंड। ऐसे ऑपरेटर जो केवल एक ऑपरेंड पे अपना टास्क परफॉर्म करते हैं उनको हम बोलते हैं यूनिरी ऑपरेटर। जो दो ऑपरेंड पे अपना टास्क परफॉर्म करते हैं उसे हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर। और जो आपके तीन ऑपरेंड पे टास्क परफॉर्म करते हैं, रिक्वायर थ्री ऑपरेंड, उनको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। अब ऐसे भावनाओं में बैठ ऐसे मत बोलते ना कि जो चार करते हैं वो कॉर्नरी, जो पांच करते हैं फाइव नरी, ऐसा कुछ नहीं होता है। तीन ही होते हैं, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी, ठीक है। जो एक ऑपरेंड लेके टास्क परफॉर्म करते हैं वो यूनरी, जो दो ऑपरेंड के साथ टास्क परफॉर्म करते हैं वो बाइनरी, और जो तीन ऑपरेंड के साथ टास्क परफॉर्म करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? टर्नरी। और सीधी सी लैंग्वेज में तो टर्नरी एक ही तो ऑपरेटर होता है जिसको हम कंडीशनल ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। अब जो आपके ये ऑपरेटर होते हैं, इन ऑपरेटर की दो तरह की प्रायोरिटी हमें देखने को मिलती है। इस बात को अब आप ध्यान से समझना, कई तरह के सवाल आपके क्लियर होंगे यहां से, कि जब भी हम ऑपरेटर की प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेटर, तो हमें दो तरह की प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। फर्स्ट वन इज प्रेसिडेंस एंड सेकंड वन इज एसोसिएटिविटी। फर्स्ट वन इज प्रेसिडेंस एंड सेकंड वन इज एसोसिएटिविटी। प्रेसिडेंस का मतलब प्रायोरिटी, और एसोसिएटिव का मतलब डायरेक्शन और इवेल्युएशन। ठीक है, मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल करता हूं। जैसे हमने लिखा 2+3 × 4, ऐसा हमने लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे इवेल्युएट करोगे? तो आप कहोगे कि सबसे पहले 2+3 को ऐड किया तो कितना हुआ? 5, और गुणा 4 किया तो कितना हुआ? 20। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 20। ठीक है। अब आप में से कोई एक बोलेगा बावड़ा हो गया, ठीक है, ऐसा थोड़ी होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता, ठीक है, आप सही कह रहे हो, ठीक है। क्योंकि जब आपका मल्टीप्लीकेशन और एडिशन ये दोनों जब साथ में आते हैं, ठीक है, तो ये किसके अकॉर्डिंग सोल्व होते हैं? तो आप कहोगे ये प्रेसिडेंस या प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग सोल्व होते हैं। जिसकी प्राथमिकता ज्यादा है उसको पहले सोल्व किया जाएगा, जिसकी प्राथमिकता कम है। और आपके एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में प्रायोरिटी ज्यादा किसकी है? तो आप कहोगे मल्टीप्लीकेशन की प्रायोरिटी ज्यादा है। दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन को पहले सोल्व किया जाएगा और उसके बाद आपके एडिशन को सोल्व किया जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2+3 × 4 12, और 2+12 कितना हो जाएगा? 14। तो इसके 14 इसका क्या आना चाहिए? सही आंसर आना चाहिए, और बिल्कुल इसके 14 क्या आएगा? इसका आंसर आएगा। तो होता क्या है कि प्रोग्रामिंग में हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटर हैं। जब वो बहुत सारे ऑपरेटर किसी एक्सप्रेशन में एक साथ आ जाए तो उस केस में पहले किसे सोल्व करें, इस बात का कंफ्यूजन रहता है। तो जिस ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज्यादा है उसको क्या किया जाएगा? पहले सोल्व किया जाएगा। अब दूसरा प्रॉब्लम यहां पर यह है कि सेम प्रेसिडेंस में भी यहां पर कई सारे ऑपरेटर को बिठा रखा है, ठीक है। जैसे मान के चलो 1 नंबर प्रेसिडेंस है, उस 1 नंबर प्रेसिडेंस में आपने 5 ऑपरेटर को बिठा दिया। 2 नंबर प्रेसिडेंस में आपने 2 ऑपरेटर को बिठा दिया। तो जब जो 2 नंबर प्रेसिडेंस वाले दोनों ऑपरेटर एक साथ आ जाए तब क्या करोगे? तो उस केस में फिर आप कौन सी प्रॉपर्टी काम में लेते हैं? हम एसोसिएटिविटी काम में लेते हैं, जो बोलता है डायरेक्शन फॉर इवेल्युएशन। अब डायरेक्शन फॉर इवेल्युएशन मतलब या तो हम उसको लेफ्ट टू राइट इवेल्युएट करेंगे, या तो हम उसको लेफ्ट टू राइट, या फिर हम उसको राइट टू लेफ्ट इवेल्युएट करेंगे। तो जब सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर एक साथ आते हैं तब एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी काम में ली जाती है। और एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी आपको ये बताती है कि आपको उस एक्सप्रेशन में सेम प्रायोरिटी के जो ऑपरेटर आ रहे हैं उनको कैसे सोल्व करना है। लेफ्ट टू राइट का मतलब है कि जो लेफ्ट में पहले मिल जाए जो लेफ्ट में पहले मिल जाए उसको सोल्व कर लेना। और राइट टू लेफ्ट का मतलब है कि जो राइट में पहले मिल जाए उसको क्या कर लेना? सोल्व कर लेना।
ठीक है। तो इस तरीके से दो प्रॉपर्टी अपने को देखने को मिलती है, प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। अब देखो प्रेसिडेंस का भी मैं चार्ट बता दूंगा, ठीक है। और एसोसिएटिविटी में आपको हमेशा अक्सर कंफ्यूजन रहता है। तो एसोसिएटिविटी में दो तरह की एसोसिएटिविटी होगी, जितने भी ऑपरेटर है, या तो लेफ्ट टू राइट या फिर आपके राइट टू लेफ्ट है। तो जिनकी कम है, ठीक है, मतलब कि जिस कैटेगरी में कम ऑपरेटर आते हैं उनको हम याद कर लेते हैं, तो बाकी बचे हुए सारे दूसरे कौन से हो जाएंगे, जो बची हुई कैटेगरी है। अब लेफ्ट टू राइट बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं, उनकी एसोसिएटिविटी होती है, लेकिन राइट टू लेफ्ट बहुत कम की देखने को मिलती है। तो राइट टू लेफ्ट में आपके पास सबसे पहले आते हैं यूनरी ऑपरेटर। पहले कौन से आएंगे, आपके यूनरी ऑपरेटर। जितने भी यूनरी ऑपरेटर है, ठीक है, वो सारे के सबकी एसोसिएटिविटी कैसी होती है, राइट टू लेफ्ट, एक को छोड़ के। ये एक्सेप्शन केस है, इसको तो बारीकी से ध्यान रखना आपको, ठीक है। ये मैं डबल स्टार लगा रहा हूं, डबल डी रेफरेंस मत समझ लेना इसको, ठीक है। और वो कौन से आपके पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट एंड पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट। ठीक है, हमें पता है इंक्रीमेंट के लिए हम डबल टाइम प्लस के सिंबल का यूज करेंगे, और माइनस के लिए हम डबल टाइम, सॉरी, डिक्रीमेंट के लिए डबल टाइम हाइपन वाले सिंबल का यूज करते हैं। तो जितने भी यूनरी ऑपरेटर है, सबकी एसोसिएटिविटी कैसी होती है, राइट टू लेफ्ट होती है, सिवाय पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट और पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट के। इसके अलावा जो आपका प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है, ठीक है, उनकी कैसी होती है, आपकी राइट टू लेफ्ट ही होती है। तो फिर इनकी कैसी होती है, ऑब्वियसली जब राइट टू लेफ्ट नहीं है तो फिर इनकी कैसी देखने को मिलेगी, आपकी लेफ्ट टू राइट, इनकी एसोसिएटिविटी देखने को मिलेगी। बाकी जितने भी यूनरी है सारे राइट टू लेफ्ट। इसके अलावा दूसरे नंबर पे आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर की जो आपकी एसोसिएटिविटी होती है वो कैसी होती है, राइट टू लेफ्ट। अब अकेला असाइनमेंट ही नहीं, इसका जो पूरा परिवार है वो भी साथ में आएगा, दैट मीन्स कंपाउंड असाइनमेंट। कंपाउंड असाइनमेंट और असाइनमेंट, इनकी जो एसोसिएटिविटी है वो भी कैसी है, आपकी राइट टू लेफ्ट ही है। और तीसरे नंबर पे आता है आपका कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल, जिसको आप टर्नरी ऑपरेटर भी बोल सकते हो। बस ये तीन ऑपरेटर को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यूनरी ऑपरेटर जितने भी, इन दो को छोड़ के, असाइनमेंट और कंपाउंड असाइनमेंट और कंडीशनल या फिर आपका टर्नरी ऑपरेटर, ये तीनों की जो एसोसिएटिविटी है वो कैसी है, आपकी राइट टू लेफ्ट है। कैसी है, आपकी राइट टू लेफ्ट है। बाकी जितने भी सी के अंदर आपके जो ऑपरेटर है, सबकी एसोसिएटिविटी आपको कैसे देखने को मिलेगी, लेफ्ट टू राइट देखने को मिलेगी, ठीक है। अब प्रायोरिटी वाली टेबल को भी जब आप सीखोगे, ठीक है, तो बहुत आपको आसानी से याद हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि सवाल कहीं से कैसे भी घूम के आ सकता है, वो 5 तरह के ऑपरेटर दे देगा और पूछ लेगा इनको अरेंज करो हायर टू लोअर या लोअर टू हायर, ठीक है। तो जब तक पता नहीं होगा हम उसको प्रॉपर तरीके से अरेंज नहीं कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर प्रायोरिटी, प्रेसिडेंस की या प्रायोरिटी की बात करता हूँ। प्रेसिडेंस या प्रायोरिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो जो टॉप लेवल की जो प्रायोरिटी है, मतलब एक नंबर की जो प्रायोरिटी है, एक नंबर के प्रायोरिटी में सबसे पहले आता है आपके पास पैरेंथेसिस, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के बाद में आएगा आपके पास डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर के बाद है आपका एरो ऑपरेटर। एरो ऑपरेटर के बाद में आपका पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट एंड पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट, ठीक है। पैरेंथेसिस को आप फंक्शन कॉल भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो इनको आप, फंक्शन कॉल भी बोल सकते हो। इनको आप एरे सबस्क्रिप्ट भी बोल सकते हो। स्क्वायर ब्रैकेट को एरे सबस्क्रिप्ट भी बोल सकते हो। ये आपका डॉट ऑपरेटर है, ठीक है, जिसको आप डायरेक्ट मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर भी बोलते हो। डायरेक्ट मेंबर सिलेक्शन भी बोलते हो। उसके बाद ये आपका एरो ऑपरेटर है, जिसको आप इनडायरेक्ट मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर बोलते हो। ये आपका पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है, और ये आपका पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट है, ठीक है। मतलब सी लैंग्वेज के अंदर
इन 6 की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, टॉप पे होती है। अगर किसी एक्सप्रेशन में कुछ भी हो, तो सबसे पहले इन 6 को सोल्व करेंगे। ऑब्वियसली अगर ये 6 एक साथ आ रहे हैं, तो फिर कौन-सी प्रॉपर्टी काम में लेंगे? एसोसिएटिविटी। और इनकी एसोसिएटिविटी कैसी होगी? तो आप कहोगे कि इनकी एसोसिएटिविटी हम आँख मीच के बता सकते हैं कि कैसी है, लेफ्ट टू राइट है। क्या इन 3 में आ रहे हैं क्या? नहीं, इन 3 में नहीं आ रहे हैं, तो फिर बचे हुए की एसोसिएटिविटी कैसी है आपकी? लेफ्ट टू राइट है। अगर हम सेकंड नंबर की बात करें, तो सेकंड नंबर की प्रायोरिटी में आते हैं आपके जितने भी यूनरी ऑपरेटर हैं, जितने भी आपके यूनरी ऑपरेटर हैं, उन सबकी आपकी जो प्रायोरिटी होती है वो सेकंड नंबर पे होती है। अब यूनिरी ऑपरेटर में एक तो आप जाएगा आपका प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और आपका प्रीफिक्स डिक्रीमेंट। ये होगा आपका प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और आपका प्रीफिक्स डिक्रीमेंट। इसके अलावा आपका एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है, साइज ऑफ ऑपरेटर है, डी रेफरेंस ऑपरेटर है। डी रेफरेंस ऑपरेटर के अलावा आपका टाइप ऑपरेटर है, इसको आप क्या बोलोगे? एड्रेस ऑफ। ये क्या आपका साइज ऑफ, ठीक है, इसको बोलोगे आप डी रेफरेंस, ठीक है, और इसको बोलोगे आप टाइप कास्टिंग, टाइप कास्टिंग। इसके अलावा अगर आप यूनरी ऑपरेटर की बात करोगे, तो यूनरी ऑपरेटर में आपका ये लॉजिकल नोट हो जाएगा। क्या बोलोगे आप इसे? लॉजिकल नोट बोलोगे। मैं सिंबल वापस से बनाता हूँ, एक्सक्लेमेशन मार्क वाला। इसको आप बोलोगे लॉजिकल नोट। वो भी क्या आपका एक यूनरी ऑपरेटर है। और इसके अलावा आपका टिल्ड वाला सिंबल है, जिसको आप बिटवाइज नोट बोलते हो। क्या बोलते हो? बिटवाइज नोट। वो भी कैसा आपका यूनरी ऑपरेटर है। तो ये सारे के सारे आपके यूनरी ऑपरेटर है, जिनकी प्रायोरिटी जो होती है वो आपके दूसरे नंबर पे होती है। और इसके अलावा आपका एक यूनरी प्लस और ये आपका यूनरी माइनस, इसको हम बोलते हैं यूनरी प्लस। हालांकि ये जब दो ऑपरेंड के बीच में आता है तब ये एडिशन की तरह काम करता है, लेकिन किसी एक वैल्यू से पहले आता है तो उस केस में ये इतना सा बताता है कि ये नंबर कैसा है, पॉजिटिव है। और जब आप यूनरी माइनस की बात करते हो तो इसका मतलब ये बताता है कि आपका नंबर कैसा है, नेगेटिव है। ये आपका यूनरी माइनस। ये सारे के सारे कैसे आपके यूनरी ऑपरेटर है, जिनकी प्रायोरिटी दूसरे नंबर पे आती है। अगर हम तीसरे नंबर पे बात की जाए, तो तीसरे नंबर की प्रायोरिटी में आते हैं आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर। और अर्थमेटिक में भी कौन से हैं? आपका मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस। उसके बाद अर्थमेटिक में आ जाएंगे आपके एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये एडिशन सब्ट्रैक्शन है, वो वाले आपके यूनरी प्लस और यूनरी माइनस थे। इसके अलावा आ जाते हैं आपके शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर, अब शिफ्ट ऑपरेटर में आपका लेफ्ट शिफ्ट भी हो जाएगा और आपका राइट शिफ्ट भी हो जाएगा। छठे नंबर की प्रायोरिटी की बात करें, तो छठे नंबर की प्रायोरिटी में आ जाएंगे आपके रिलेशनल ऑपरेटर। और रिलेशनल में कौन से? लेस देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये 4 ही आएँगे, ठीक है। ये छठे नंबर की प्रायोरिटी में आ जाएँगे। 7वें नंबर की प्रायोरिटी में आ जाएँगे आपके पास आपका इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। इसका मतलब ये हुआ कि जब रिलेशन ऑपरेटर ये चारों के चारों आए, ठीक है, तो उसके इसमें सबसे पहले हमें लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन इक्वल टू को क्या करना है, हमें सोल्व करना है। और उसके बाद हमें इक्वल टू और नॉट इक्वल टू को सोल्व करना है। उसके बाद आ जाएगा हमारा बिटवाइज एंड। कौन-सा? बिटवाइज एंड, जिसके लिए सिंगल टाइम एम्परसेंड के सिंबल का यूज़ होता है। उसके बाद आ जाएगा हमारा बिटवाइज एक्सओर। बिटवाइज एक्सओर, जिसके लिए हम कैरेट वाले सिंबल का यूज़ करते हैं। 10वें नंबर की प्रायोरिटी में आ जाएगा हमारे पास बिटवाइज और बिटवाइज और के लिए हम एक बार पाइप वाले सिंबल का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और 11वें नंबर पे आ जाएगा हमारे पास लॉजिकल एंड। 12वें नंबर पे आ जाएगा हमारे पास लॉजिकल और। इसको क्या बोलेंगे? लॉजिकल एंड, तो बोलेंगे हम लॉजिकल और ऑपरेटर। 3 होते ही ये, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नोट। लॉजिकल नोट को हम पहले ही लिख चुके हैं, वो कैसा आपका यूनरी ऑपरेटर है। 30 नंबर पे आ जाएगा आपका कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है, जिसको आप टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हो। तो ये हो जाएगा आपका कंडीशनल ऑपरेटर। उसके बाद 40 नंबर की प्रायोरिटी में आ जाएंगे आपके पास असाइनमेंट एंड कंपाउंड असाइनमेंट। असाइनमेंट, ठीक है, ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर और जितना इसका परिवार है, ये जैसे आपके कंपाउंड असाइनमेंट हो गए, इस तरीके से, ठीक है।
इसी के साथ में भी जब इसको मिस कर देते हैं तो वो कंपाउंड असाइनमेंट, वो आपके 14 और सबसे आखिरी में होता है आपका कॉमा ऑपरेटर। सबसे आखिरी में क्या होता है आपका कॉमा ऑपरेटर। तो सी लैंग्वेज में जितने भी ऑपरेटर थे उस सब की प्रायोरिटी ये होती है। अब इस पे आप कभी डाउट मत करना है ना, ठीक है? कहीं पर आपको कुछ भी देखने को मिले, ठीक है, ये 100% ऑथेंटिक है, ठीक है, और 100% वेरीफाई किया हुआ है। तो इस तरीके से आप किसको डील कर सकते हो, प्रायोरिटी को डील कर सकते हो। अब चलते हैं सवाल पे। सवाल क्या था कि इन सी लैंग्वेज विच ऑपरेटर हैज हाईएस्ट प्रेसिडेंस, इनमें से किसकी हायर प्रेसिडेंस है, ठीक है? देखो सबसे टॉप प्रायोरिटी तो वो टोटल 6 बैठे हैं आपके पास। सबस्क्रिप्ट, पैरेंथेसिस, डॉट, एरो, पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट एंड पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट, क्या ये है क्या? नहीं। तो दूसरे नंबर पे कौन है आपके? यूनरी। दूसरे नंबर पे यूनरी। आप यूनरी प्लस, यूनरी माइनस, फलाना, ये सारे के सारे कौन से आपके? यूनरी। देखो कहीं यूनरी ऑपरेटर ये 6 तो नहीं है, तो देखो यूनरी ऑपरेटर का, हाँ यस, यूनरी प्लस आपको गिवन है। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन है, उसकी प्रायोरिटी बाद में है। ग्रेटर देन इक्वल टू, उसकी प्रायोरिटी भी बाद में, इक्वल टू उसकी प्रायोरिटी भी बाद में है। हमसे क्या पूछा था? हाईएस्ट पूछा था। और हाईएस्ट कौन सा आपका? यूनरी प्लस की जो प्रायोरिटी है वो बाकी तीनों है उनसे क्या है आपकी? ज्यादा है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे पास कि इन सी लैंग्वेज द ऑपरेटर दैट एक्ट्स ऑन सिंगल ऑपरेंड इज नोन एज। सी लैंग्वेज में ऐसा ऑपरेटर जो केवल एक ही ऑपरेंड पे क्या करता हो, काम करता हो, उसको तो अभी भी हम पढ़ के आए हैं, उसको क्या बोलेंगे हम? यूनरी ऑपरेटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम? यूनरी ऑपरेटर बोलेंगे। ठीक है, बाइनरी जिसको काम करने के लिए दो ऑपरेंड चाहिए, बाइनरी जिसको काम करने के लिए दो ऑपरेंड चाहिए होते हैं, यूनरी जिसको काम करने के लिए एक ऑपरेंड चाहिए, टर्नरी जिसको काम करने के लिए तीन ऑपरेंड चाहिए, सिंगल ये कोई ऐसी ऑथेंटिक टर्मिनोलॉजी आपके पास नहीं है कि आप उसको सिंगल ऑपरेंड बोलोगे। तो यहाँ हमसे पूछा था एक ऑपरेंड पे कौन काम करता है, ऐसे ऑपरेटर को क्या बोलेंगे हम? यूनरी ऑपरेटर बोलेंगे। अगला सवाल है कि इन सी लैंग्वेज व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स इफ एक्स असाइन, एक्सप्रेशन गिवन है एक्स असाइन 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मोड 5, ये एक्सप्रेशन हमें गिवन है और पूछा है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो हमें पता है कि जब भी हम किसी एक्सप्रेशन को इवेलुएट करते हैं तो हम ये ध्यान में रखते हैं कि उस एक्सप्रेशन में कौन कौन से ऑपरेटर आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो यहाँ ऑपरेटर में एक आपका मल्टीप्लीकेशन है और एक आपका मॉडुलस, ये दो ऑपरेटर यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहे हैं। फिर हमने देखा था कि जब मल्टीपल ऑपरेटर एक साथ आए तो वो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग सोल्व होंगे। अब यहाँ प्रायोरिटी की बात करेंगे तो दोनों की प्रायोरिटी कैसी है? इक्वल। दोनों की यहाँ जो प्रायोरिटी देखने को मिलेगी वो कैसी है हमारे पास? इक्वल प्रायोरिटी है। और जब इक्वल प्रायोरिटी के ऑपरेटर एक साथ आते हैं तो हम एसोसिएटिविटी को यूज करते हैं, और इनकी एसोसिएटिविटी कैसी है? तो हम कहेंगे कि इनकी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है, मतलब मल्टीप्लिकेशन और मॉडुलस में जो लेफ्ट में पहले मिल जाए उसको सोल्व कर लो। और जब हमने इसका इवैल्यूएशन स्टार्ट किया तो हमें मिला 3 मल्टीप्लाई बाई 4 दैट मीन्स 12 मॉड 5। अब 12 में 5 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? आप कहोगे कि 12 में 5 का भाग दोगे तो 2 शेषफल बचेगा, और ये 2 वैल्यू किस में चली जाएगी आपकी? x में। यही हमसे पूछा था कि x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू 2 होगी। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 12 नहीं होगा, ठीक है, 15 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, ऑप्शन डी जो है जिसकी वैल्यू 2 है वो आपके x की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अंत तक रुके उसके लिए धन्यवाद आपका। फिर भी कोई शिकायत सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स की तरफ जरूर जाइए। धन्यवाद।